पॉलिसीज का टॉपिक किया था। उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि अभी जो है आपके 2 टॉपिक जो हैं वो रहते थे। एक तो था इरैशनल आवाज़ आ रही है ना? आई एम ऑडिबल ना? Yes, Yes, ma'am. ओके। एक तो आपका इरैशनल मीन्स और रैशनल और नॉन रैशनल जो राइटिंग्स हैं वो टॉपिक्स रह गए थे अभी। 1 मिनट, आई थिंक कुछ और भी रह रहा है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? कहाँ गया सटायर एंड आयरन वाला? लेट मी चेक, 1 मिनट दीजिए मुझे। कुछ छूट गया है, मुझे ऐसा लग रहा है। यस, कुछ तो छूट गया है। क्या छूटा है? नोट्स, समरी, वोटिंग पैराग्राफ, नैरेटिव कॉम्बिनेशन। अरे अरे, कहाँ छूट, क्या क्या किया मैंने? सटायर एंड आयरन। How can it is possible? इंडक्टिव डिडक्टिव आपने किए कल? Yes, ma'am. yes, ma'am. गुड गुड। चलो अभी मुझे मिल नहीं रहा है। आई थिंक मुझे लग रहा है बीच में एक छोटा सा टॉपिक है सटायर और आयरनी का, वो आई थिंक मिस हुआ है। वो कहाँ मिस हुआ है, कौन सी यूनिट में मिस हुआ, मुझे मिल नहीं रहा है। मैम यूनिट 8 में ही है वो शायद। हाँ ना, मेरे को वही लग रहा है, मेरे को लगा कुछ तो मिस हो रहा है मेरे एंड से। यूनिट में है। नॉन रैशनल के अंडर है शायद। राइटिंग के बाद है। हाँ, वही देख रही हूँ मैं भी। ठीक है ठीक है ठीक है, फाउंड फाउंड इट। इतनी देर से देख रही हूँ मैं। ओके फाइन, ठीक है। पहले तो इरेशनल मीन्स, देखिए रैशनल को समझने के लिए, अगर रैशनल समझना, ऑब्वियसली यू नो शेक्सपियर had said very correct that man learns from vices not from virtue वर्च्यू से लर्न नहीं करते, लर्न किससे करेंगे? वाइसेस से लर्न करते हैं। तो रैशनल को ना समझते हुए सॉरी, पहले इरेशनल को समझेंगे, क्योंकि इरेशनल समझ लिया तो 360 डिग्री अपोजिट उसका रैशनल होता है। जैसे हम लोग भी एक्सट्रोवर्ट से पहले इंट्रोवर्ट पढ़ाते हैं, बोले इंट्रोवर्ट समझ गया, इसका 360 डिग्री अपोजिट एक्सट्रोवर्ट। यू नो अबाउट पर्सनालिटीज, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बिवर्ट, ओमनिवर्ट, यस मैम। है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो रैशनल अपने आप समझ में आ जाएगा, पहले इरेशनल को समझते हैं। बेसिकली इरेशनल बिलीव्स is something like that, you know, which
misinterprets the reality, or you can say that distort the reality. It involves the illogical ways of evaluating yourself, others, and the world around you. Awfulness, discomfort, intolerance, demanding, and people rating includes the all these traits are the traits of a irrational person. इरेशनल है मेरी आपकी मान लीजिए सब्जेक्ट मतलब मान लीजिए हम वी वर्क टू पीपल आर वर्किंग माइन subject mine department is completely different of yours, my work style is completely different of yours, still you doing in a comparison between the two people. Illogical ways are you using to evaluating evaluation. Even if you go for an evaluation, how you going to evaluate you're going to do the evaluation on the basis of that work performed or something like that, but they will do a comparison on the certain levels or certain things which are even didn't exist. So basically the irrational person mindset is something which distorts the reality. It includes illogical ways of evaluation yourself, others, world around, discomfort, intolerance, demanding, and people they rate people. This person belongs to this, like, you know, so many discrimination we have seen: caste, color, creed in our country. So race. So this is what they do. Actually, irrational are those people, those thinkers who actually blocks somebody from achieving their goals and purposes, because when you corrupted the way of thinking in somebody's mind, you know how you distort completely the way somebody should think, how would you focus on your goals and purposes? You'll not focus on that. It creates extreme emotions which persist and which basically create a disbelief and immobilization. Basically, this is irrationality is something which actually leads to a behavior that will harm others, yourself, everybody around you. पहले क्लियर हुआ आपको? इरेशनल इरेशनल समझ में आया? Yes, ma'am. इरेशनल बेसिकली जो एक्चुअली हम लोग ना थिंकर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, रैशनल थिंकर, इरेशनल थिंकर। तो जो रैशनल थिंकर है वो असर्टिव थिंकर अपने आप बन जाएगा ऑटोमेटिकली, तो असर्टिव पढ़ना नहीं पड़ेगा। इरेशनल थिंकर मतलब स्टार्टिंग से ही सामने वाले की सोचने समझने की शक्ति जो है वो डिस्ट्रॉर्टेड है, वो इस तरह का माइंडसेट है जिसका आप फील करेंगे कि कोई इलाज है ही नहीं। बिकॉज इफ योर फाउंडेशन इज दैट वे, वैसे मैं एक लाइव क्लास होता है तो मैं एक एक्सपेरिमेंट कराती हूँ, बट हाँ मैंने गौरव ने कल बोला था स्क्रीन शेयर करके लिए, वो सब मैं स्टार्टिंग में वही करके देख रही थी, बट वो नहीं हुआ, नहीं हो रहा है मेरे एंड से स्क्रीन शेयर। आई यूज्ड टू डू अ एक्सपेरिमेंट समथिंग लाइक दिस कि मैं एक एक पेज लेती हूँ, उस पे कुछ भी मतलब मेरे मन में आता मैं ड्रॉ कर देती हूँ। Now I put it in front, I make two groups, and I make the one group stand on the other end and the one group on the other side, and I'll ask them what you can see into this picture. अब जो बंदा जैसी जैसी इमेज उसमें से देखने के बाद जो उसके माइंड में आ रहा है, क्योंकि ग्राफिक्स के थ्रू कोई ना कोई इमेज के थ्रू उसके माइंड में कुछ ना कुछ वर्ड आएगा, कुछ ना कुछ थॉट आएगा, कुछ ना कुछ, लेकिन एक्चुअली में वो पहले से प्री नोशन्ड है, उसके प्री नोशन्ड बिलीव्स है, उन्हीं को वो फाइनली पिक्चर में देख पा रहा है। और उसी के हिसाब से ही वो चलेगा, और जिस तरह की पिक्चर्स वो फाइंड आउट कर रहा है वहां पर, या जिस तरह की थॉट या कुछ उसके माइंड में निकल कर आ रहा है, ग्राफिक्स निकल कर आ रहा है, तो इट मीन्स व्हाट इट इज समवेयर वो इनकैलकुलेटेड है उसके माइंड में। तो तो
एक्चुअल में आप जब बड़े हो रहे होते हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एक ऐसी चीज़ है ना कि आपको बिगिनिंग से फॉरेन कंट्रीज, इंडियन कंट्रीज में यही डिफरेंस है कि दे आर सेंडिंग देयर वर्ड फॉर अ पीडी फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। और हमारी कंट्री के अंदर आप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जब 20 साल का हो जाता है बच्चा, तो वो जाकर कहीं कभी कभार उसको सेशन मिल जाता है कहीं पे। वो भी डिपेंड करता है कि वो अगर कैसे कॉलेज, कैसे यूनिवर्सिटी में है। बट इसीलिए दिस इज द बिगेस्ट रीजन कि हमारी कंट्री में किसी भी तरह से यूनिफॉर्मिटी ऑफ थॉट नहीं आता। नहीं, और ऐसा नहीं है कि हम ये कह रहे हैं कि हर व्यक्ति को एक जैसा सोचना चाहिए, एक जैसा करना चाहिए। नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। हर एवरीबॉडी हैज़ देयर ओन पॉइंट ऑफ व्यू, ओन पर्सपेक्टिव ऑफ सेइंग द सेम थिंग, but they should understand this thing that everybody is having a perspective. Anybody's perspective is not a reality until and unless you are having some solid factual information, proven information on the international grounds or national grounds. It is just a perspective. So uh, ये चीज जिसके दिमाग में पहले से क्लियर की गई होगी उसी को समझ आएगी। अब अगर मैं इसका एक एग्जांपल देती हूँ, छोटा सा एग्जांपल, हम सब इकोनॉमिक्स पढ़ के आए हैं, सबने पढ़ी है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट याद है? किसी को याद हो? सिंगल बंदे को? 100 लोग हैं यहाँ पे, पढ़ के मत बताना। So if there are if there are two things, so if we can buy 1 kg of potato, or let's say with that same amount, if we can buy some other thing, or Yes, let's say if we are putting 1 hour of time in the yes, English yes. class and 1 hour of time in the practical class at the same time. Right, Manish, right. Absolutely correct, and thank you. So opportunity cost means if I'm picking something, I'm picking a one thing that I have to sacrifice the another. This is what is the opportunity cost principle. कि एक चीज मैं अगर पिक कर रहा हूं तो दूसरी आई हैव टू let it go. This is the principle of opportunity cost, right? So मैम मुझे डेफिनेशन पता है, एग्जांपल पता है ऑब्जेक्ट कोर्स का। नहीं नहीं, हो गया, अभी क्लियर हो गया, बता दिया उन्होंने। ओके। सुना नहीं आपने? अभी अभी तो बताया मनीष ने। ठीक है। सो व्हाट आई वाज सेइंग, सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का एक प्रिंसिपल है, हमने पढ़ा। ठीक है। अब एक रैशनल व्यक्ति जो है उसने जब पढ़ा तो उसने उसको इम्प्लीमेंट किया। ठीक है। अब जैसे हमारी इकोनॉमिक स्टेट है, हमारी कंट्री का जो इकोनॉमिक स्टेट है, आपको ये पता, डू यू नो कि जब हमारा रुपी है, रुपी जो मार्केट में है, अगर वो मतलब बिना कुछ किए भी अगर मान लो थोड़ा भी गिरता है तो इमीडिएटली 1 पॉइंट गिरने से कितने डेफिसिट में हमारी कंट्री आती है? कोई बता सकता है? कोई अमाउंट, किसी कोई अप्रोक्सीमेटली अमाउंट ही बता दो। अच्छा यही बता दो कि अभी अभी आपका जो रुपी है वो कितना डाउन गया है, कोई बता सकता है? मैं आप लोगों को रैशनल इरैशनल का एग्जांपल दे रही हूँ। जागते रहिएगा, सो रहे हैं ऐसे लोग, ऐसा क्यों लग रहा है मुझे आज? नो मैम नो, सो नहीं रहा, पता नहीं है। कोई बोल नहीं रहा है ना। मैम इस टॉपिक पे आइडिया नहीं है बेसिकली, इसलिए बोल अच्छा नहीं रहे अच्छा, हैं। आइडिया नहीं है तो मैं नॉर्मल भी बोलूं, अभी तो शायद 3 साढ़े 3 रुपए टूटा है, लेकिन अगर 1 पॉइंट भी नीचे जाता है तो 72,000 करोड़ के डेफिसिट में चला जाता है। 72,000 करोड़ के डेफिसिट में चला जाता है। अब आप ये बताइए मुझे कि जब डॉलर 60-70 का होगा तब फर्क पड़ेगा, या 90-80 का, मतलब 90-80 पे चला जाएगा तब ज्यादा फर्क पड़ेगा? मैम फायदा पूछ रहे हैं आप इंडिया को? नुकसान पूछ रही हूँ जी, नुकसान बताई हूँ जी। 90 पे, 90-80 पे जब चला जाएगा। ऑब्वियस सी बात है ना। ये एक रैशनल व्यक्ति जो होगा ना उसको दिख रहा है कि नुकसान हो रहा है कंट्री का, क्योंकि बिकॉज उसको ये दिख रहा है कि भाई एक
कैसे दिख रहा है? क्योंकि बिकॉज़ उसने पढ़ना आता है, उसने इकोनॉमिक्स पढ़ी है। वो इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ी है? ज़िंदगी में यूज़ करनी होती है। साइंस क्यों पढ़ते हैं? ज़िंदगी में यूज़ करनी होती है। मैथ्स, एवरीथिंग, योर सिविक्स, योर एसेस, एवरीथिंग यू आर इम्प्लीमेंटिंग इन योर लाइफ। वो बात अलग है कि यहाँ कोई भी नहीं पढ़ता उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए, बट प्रोबेबिलिटी क्या ही है कि यू आर सपोज्ड टू यूज़ व्हाटएवर यू आर स्टडीइंग इन योर लाइफ। तो एक रैशनल व्यक्ति को मालूम है कि भई इस तरह से नुकसान होता है और ये नुकसान इतना हो रहा है, तो अब इतना हो रहा है तो वो उतना हो रहा है। उसके लिए बहुत ईज़ी है। उसने क्या किया, उसका जो इवैल्यूएशन का क्राइटेरिया है वो करेक्ट है। उसे मालूम है कि मैंने बताया था ना कंपैरिज़न कहाँ पे होता है? कि उसको मालूम है कि होमोजेनियस चीज़ों में कंपैरिज़न होता है, हेटेरोजेनियस चीज़ों में कंपैरिज़न नहीं होता। तो वो बहुत रैशनली बात करेगा, लॉजिक होगा बात के अंदर, इलॉजिकल बात नहीं करेगा। क्यों? बिकॉज़ वो रैशनल है। उसने अपनी मेंटल एबिलिटीज़ के ऊपर काम किया है। और लॉजिक ज़िंदगी की हर जगह पे लगाया जाता है। ऐसा नहीं है कि मैथ्स का लॉजिक कर लिया, इंग्लिश का लॉजिक कर लिया और साइंस का लॉजिक कर लिया, मैथमेटिशियंस में कर लिया। नहीं, लॉजिक इज़ समथिंग दैट यू यूज़ इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ एंड you have to develop it with the life going on, with your experience. They are having a tolerance. टॉलरेंस है। क्यों टॉलरेंस है उनके अंदर? क्योंकि उनको मालूम है वो रैशनल व्यक्ति जो है ना, वो अपने आस-पास देखता है, रीडिंग करता है, ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया के बारे में जानता है। मैंने आप लोगों को कुछ राइटर्स के नाम भी दिए थे। काफ़ी सारे राइटर्स के नाम मैंने आपको दिए थे। मैंने कहा था अगर समझना है बेहतर तरीके से तो आप उसको पढ़िए। तो कलर पर्पल कलर पर्पल जो है वो क्या बोलते हैं, टोनी मोरिसन की लिखी हुई किताब है। और जब आप उसे पढ़ते हैं तो आपको ये पता चलता है कि हाउ वाज द सोशल लाइफ ऑफ ब्लैक वुमेन इन अफ्रीका, how women is actually going through their the atrocities of life. तो अब टॉलरेंट अपने आप हो जाता है बंदा जब बोलते हैं, अच्छा इतनी बुरी सिचुएशन भी है, इतना बुरा। अब व्हेन यू स्टार्टेड, कोई भी इंसान आपके साथ कैसा भी बिहेव करता है और व्हेन यू ट्राई टू, इंस्टेड ऑफ गेटिंग एंग्री, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई दिस पर्सन इज लाइक दिस। समटाइम्स मैं पीडी सेशन देती हूँ तो बहुत सारे बच्चे अजीब सी हरकतें करते हैं, अजीब सी बातें करते हैं, बहुत जो कि बहुत ही ज्यादा, कभी कभी you can say that they are very pinching one or something, but instead of that, you know saying to something to them, I try to understand why is saying such a thing. So मैं अक्सर ये बोलती हूँ when you are talking, मैं उन्हें यही बोलती हूँ जब आप बोल रहे हैं या आप कुछ भी कह रहे हैं, you're talking about yourself, आप अपने बारे में बता रहे हैं, मेरे बारे में आप कुछ नहीं जानते। आपकी जो लैंग्वेज है, आप जो बोलते हैं, आप जो भी कर रहे हैं, उससे ये पता चलता है आपका बैकग्राउंड है कैसा, आपका माइंडसेट है कैसा, क्यों है ऐसा? क्योंकि बिकॉज़ आप ऐसी एनवायरनमेंट से आ रहे हैं और उस एनवायरनमेंट से आप आ रहे हैं, जहाँ से वहाँ से आप एक माइंडसेट लेकर आ रहे हैं, इसलिए आप ऐसा बिहेव कर रहे हैं। तो इसमें बंदा अपने आप टॉलरेंट हो जाएगा। दिस इज़ रैशनल। रैशनल जब वो एक्सपीरियंस करता है, रैशनल जब वो लर्न करता है, रैशनल जब उसका पर्सपेक्टिव वाइडर होता है, वो सिक्के के हर पहलू को देखने के लिए तैयार है, वो रैशनल है। रैशनल व्यक्ति हमेशा मोटिवेटेड होता है, सेल्फ मोटिवेटेड होता है, सेल्फ अवेयर होता है, सेल्फलेस होता है, क्योंकि वो रैशनल है। ही वांट्स यू नो वो इमोशन से स्वे नहीं होता। वो चाहता है कि हर व्यक्ति अपने जीवन में बेहतर करे। दैट इज रैशनल। रैशनल अगर किसी को भी लेट डाउन देखेगा तो उसे मोटिवेट करके अपलिफ्ट करने की कोशिश करेगा। दिस इज रैशनल। रैशनल दे डोंट वांट अप्रूवल फ्रॉम पीपल, क्योंकि वैसे ही भी वो अलग है, तो बिकॉज अलग है तो दे डोंट वांट पीपल्स अप्रूवल, क्योंकि पीपल अप्रूव करते ही नहीं है ना। सॉरी सॉरी।
मैं बोलती हूँ I'm ब्रो a ये being देखो being a rational आप person, मुझे ये ऑब्वियस समझ में नहीं नॉर्मल आता। स्टार्ट करोगे आपको ना तो मालूम है, ये तो रिकॉर्डिंग के शायद लिए आई थिंक करना, ठीक मालूम है, होगा आप बस लोगों को स्ट्रीमिंग के कि लिए दैट मत करना, नॉट वो पहले अपने आप डिवोर्स कर लेगा, रेट्स आर ठीक है, वेरी ऑब्वियस हाई इन स्कैनिंग आवर कंट्री। वगैरह। ऐसा फिर है? उसके बाद यहाँ प्रोफाइल पर क्लिक करके आपको करना है, हो रहे हैं इंपोर्ट सब करना है, ठीक है, अपने इस पे। I think it is higher in foreign इंपोर्ट का मतलब countries. यही होता है ना हाई है क्योंकि ना? मैं खुद भूल गया, बहुत टाइम से कर रहा हूँ ना। कोई हाँ बोल रहा था यहाँ कि से हम सो इंपोर्ट नहीं करके रहे हैं, सेलेक्ट सब फोल्डर सो कर रहे देना, ठीक हैं। है। No, ma'am. यहाँ एक प्रोफाइल आ मैम जाएगी, ये No, टॉपिक मैं ऐसा मैं है यहाँ सो जो एक नहीं ज्यादा प्रोफाइल आ रहा। रही नॉलेज चाहिए नहीं है। डार्क ब्राउन नाम से, ठीक है। मैम ये हम टॉपिक आपको बोल वो रही है डायरेक्ट ज्यादा एक्सपोर्ट तो का देख नॉलेज लेना है इसका ही भी नहीं। नॉलेज नहीं, इंपोर्ट उसका भी यानी कि नॉलेज ये वाली नहीं। फाइल वहां सेव मैम करना एक्चुअली एक्सपोर्ट वी आर फ्रॉम नॉट चैट से गेटिंग नॉलेज फ्रॉम दिस उस टॉपिक्स फाइल को बिकॉज उठा के लेकर वी आना, डोंट स्टडी ऑन दिस लेकिन दोबारा टॉपिक्स। से कर लेते हैं, क्या फर्क स्टडी ही पड़ता नहीं है। करते, मतलब क्या मतलब है? तो जनरल 3 मैम चीजें पता बस होनी इतनी सी चाहिए। है, और बट कुछ नहीं है। मैम इतना ज्यादा मतलब पॉलिटिकली और ये चीजें जो है वो हाँ नहीं ठीक है, अवेयर वो हैं 2 बार क्योंकि सेव होगी। इन टॉपिक्स में डीप डाइव नहीं करते हैं। मोस्ट ऑफ And ma'am, पर्सन्स का आंसर यही होगा अभी अगर तुम ना देखा जाए तपेंद्र तो। इरेशनल बंदे की तरह बात करो, रैशनल बात नहीं है तुम्हारी। तो यहाँ पर एक प्रोफाइल आ जाएगी, मैम ठीक है। बट पहले वो बताऊँ हो क्या होगा। सकता है पहले आप डिपेंडिंग जैसे ऑन यू कि नॉर्मली आप क्या करते हो ना, सोच रहे हो। तो यहाँ बट पर एक मैं इस टॉपिक में नॉर्मल ज्यादा एक डीप फोल्डर नहीं ओपन जा हो रहा जाएगा, कर हूँ। रहा ठीक है, है। आपकी बात पे डिपेंड कर रहा है। ये देखो, ये ऐसा कुछ आएगा, आपको सिंपली से हो करना है सकता है कि मैम। ऑप्टिमाइज जस्ट फॉर तो रिकॉर्डिंग, आई विल नॉट स्ट्रीमिंग, ठीक है। अभी आपको यहाँ एक पर ऐसे कॉमन सी करोगे, बात अपने पूछी, आप आप सब वो लोगों को करेगा मालूम है एंड करंट डन। सिनेरियो वी आर सीइंग दैट द डिवोर्स रेट्स आर Yes, वेरी ma'am. हाई, थोड़ा टाइम लेगा ये, वेरी एंड हाई इन उसके आवर बाद कंट्री। पूरा कर देगा। अब एक रैशनल इंसान अगर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे, ठीक है, कि अगर तो कोई वर्किंग इंसान है और ये वो ना अपने दोनों आप से वर्किंग है, वो दोनों करेगा कि पार्टनर्स हाँ वर्किंग है, तुम्हारे में इतना सेटअप पे चल जाएगा अगर आराम से। उनका तो ये देखो, इसमें कुछ अगर मेरे को उनका वर्ड सेटिंग भी है, बताइए, ठीक है, तो बच्चा उसको भी मैं है उनका, अप्लाई कर दूंगा। तो अगर वो दोनों और यहाँ पर वर्किंग एक है, और अगर वो प्रोफाइल इस बना देगा। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ तो व्यू ये से वाली सोचे प्रोफाइल आपकी ऑटोमेटिकली बनेगी कि जब आप पहली बार स्टार्ट वाई करोगे ओबीएस बर्डनाइज, को, है मतलब ना। तो मैंने अब आपको वो ये वाली वुमेन, अभी प्रोफाइल दी हमने है, ठीक ज्यादातर है। केसेस में देखा है, ये वाली वो है वुमेन जो वांट द उसमें कस्टडी ऑफ द ऑटोमेटिकली चाइल्ड, बनेगी, ऐसा और है। ये वो है जो मैंने दी है, ठीक है। इमोशनल, यही Yes, तो ma'am. बताइए बाकी होगा आप इसको Yes, तपेंद्र डिलीट ma'am. या कर नहीं? सकते हो, Like इसमें कोई because of बात नहीं है। emotional attachment. यस मैम। यस मैम। है ये ना? रहा, अच्छा एक बात बताओ, अब वुमेन बचेगी जो ये है वाली, एंड उसका जो देन मैं अर्निंग आपको है ये स्क्रीन वो वगैरह सारी इतना सेट हो रखी सफिशिएंट होंगी, नहीं है कि तो वो मैं एक आपको घर बता दूंगा इसको लेगी, कैसे सेलेक्ट करना है वो अपनी गेम पे, अपने बच्चे और को फुल उधर स्क्रीन कैसे रखेगी करनी है, ठीक है। और बाद में उसकी आएगी, एजुकेशन में अभी मैं सारा जा रहा खर्चा हूँ। करेगी, ठीक है। आपको वो जो है, अगर समझ नहीं आया देखा तो जाए मैं थोड़ी इकोनॉमिक देर में फ्रंट से आता हूँ, देखा फिर मैं जाए, पूरा एक करके रैशनल दिखाऊंगा, इंसान ठीक की है। तरफ मैं सोचूं, तो इकोनॉमिक फ्रंट पे जब मैं किसी को कुछ बेहतर दे नहीं सकती, उसको अपने साथ घसीटने का क्या फायदा? अगर रैशनल इंसान की तरह बात करूं तो अगर उस क्या बोलते हैं, उस बच्चे को एक बेटर लाइफ मिल सकती है मेल के साथ, तो डू यू थिंक केस जाके लड़ना कस्टडी का जरूरी है? लेट इट बी, जाने दो उसको। But ma'am, emotional भी तो होता है ना, तो connected. क्या करना है उसका? इमोशन को सोच रहे, क्या सिर्फ एक इमोशन से आपकी जिंदगी चल जाएगी? क्या आप उसे No, बेटर ma'am. फैसिलिटीज दे पाएंगे? क्या आप उसे बेटर एजुकेशन दे पाएंगे? क्या आप उसे बेटर लाइफ दे पाएंगे? क्या आपको रिग्रेट और गिल्ट फील नहीं होगा कि अगर ये मेल पार्टनर के साथ होता तो इसकी लाइफ बेटर होती? ये मैम रिग्रेट बट नहीं अगर होगा आपको? Yes, इमोशनल ma'am. इंटेलिजेंस भी नहीं होगी तो भी तो रिग्रेट और गिल्टी फील होगा। Yes, ma'am. और ऐसा भी नहीं हो नहीं 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 सकता है नहीं नहीं, कि एक मिनट उसका एक मिनट अपब्रिंगिंग जो है एक वो मिनट, अभी जो यार तुम क्वेश्चन करते हो, जो ज्यादा आंसर तो अच्छा। सुना करो, डिबेट चालू कर देते हो। शी सेड कि मैम अगर उसमें इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं होगी तो भी रिग्रेट होगा। देखिए, इमोशनल इंटेलिजेंस एक ऐसी चीज है कि हर व्यक्ति अपनी आसपास के इन्वायरमेंट से सीखता है, और मुझे तो लगता है नाउ डेज पीपल वो चीज है ही नहीं है, बिकॉज हम उनके ऊपर काम ही नहीं करते। मेंटल एबिलिटीज, फिजिकल एबिलिटीज और इमोशनल इंटेलिजेंस, मेंटल हेल्थ भी उतना इम्पोर्टेंट है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट, जो भी जिसने भी बोला, इट गेट क्रॉस्ड अप। तो इमोशनल इंटेलिजेंस जिस भी व्यक्ति के साथ वो रहेंगे, अगर वो एक बेहतर जीवन जी रहे हैं, उनकी एजुकेशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एजुकेशन, दैट पर्सन इज गेटिंग इन अ गुड एजुकेशन, गुड career they had made, so definitely sooner or later that person will definitely got, वो आपके जीन्स तो है ना उसके पास, he got your genes, you should remember this thing also। तो आपको उस व्यक्ति को जिसको मैंने जाने ही दे दिया कि जाओ, लेट गो कर दिया, फिर उसके साथ मुझे कोई भी किसी भी तरह की नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड, रैशनल तरीके से सोचूंगा तो मैं एक बर्डन क्यों लेके चलूं अपने साथ में? एक्चुअली पता है, विमेन का जो माइंडसेट है ना, ये जो भर रखा है
कि नहीं भाई, आई शुड टेक केयर, आई एम द प्रोवाइडर, आई शुड डू दिस। क्यों भाई, क्यों बर्डनाइज कर रहे हैं आप अपने आप को? एक बार रैशनली सोचिए तो सही, इमोशंस को साइड कर दीजिए। क्योंकि मैंने क्या कहा था कि रैशनल थिंकर का इमोशंस के साथ कभी स्वे नहीं करते। उनको आप सिर्फ लॉजिक और रीजनिंग के साथ ही कन्विंस कर सकते हो। वो कभी भी इमोशन से स्वे होके अपना डिसीजन नहीं लेते। कुछ कह रही थी, अब बोलिए वैभवी। Ma'am, but taking care of their own kid is not a burden, right? यही तो माइंडसेट है, ये आपका माइंडसेट है। But if अगर अगर डैड अगर उसको मतलब उसकी अपब्रिंगिंग में लाइफ वो भी कुछ भी डिफरेंस करे ना, पड़ता उसका है बच्चा बच्चे है, को। कुछ भी करे वो। मैम जैसे फिर तो आपका ये है उसका भी ह्यूमनॉइड है। हो जाएगा ना। नहीं नहीं, क्यों हो जाएगा? वो जैसे तुम्हारा है वैसे उसका भी है, वो जो मर्जी करे। राइट मैम। तुमको क्यों लगता है कि तुम ही अच्छा केयर करोगे, वो नहीं करेगा? क्यों? नहीं मतलब ऐसा नहीं है बट लाइक डिपेंड करता है कि लाइक ऐसा हम लोग कह नहीं सकते कि वुमेन के मैम ऊपर बर्डन अपना है को बर्डन अपना ही पता होता है ना, सामने वाले का थोड़ी ना पता होता है। तो फिर बच्चा पैदा क्यों किया उसके साथ? जब तुम्हें उसका पता ही नहीं है, तुमने उसके साथ बच्चा पैदा क्यों किया? सोचते हैं कभी? दिमाग लगाते हैं? एक नोशन चला आ रहा है, उस नोशन को भर दिया है दिमाग में, लॉजिक रीजन गया भाड़ में। ये इमोशन जो है एक नोशन है, जो पहले से ही माइंडसेट में आपके एम्बेडेड है। उसको कोई भी बदल नहीं सकता, क्योंकि हमारे जो वेज हैं, मतलब मोस्ट ऑफ 90% पीपल आर इरेशनल, रैशनल नहीं है। क्योंकि बिकॉज आप इमोशन से स्वे हो जाते हैं, और वही दिमाग सबके भरे हुए हैं पहले से ही, माइंड में भरा यस हुआ है। क्योंकि बिकॉज ऐसा ही सोसाइटी का नॉर्म बना हुआ है। नहीं नहीं, ओनली वुमेन कैन टेक केयर गुड, ओनली शी कैन गिव यू गुड एजुकेशन, ओनली शी कैन बी लाइक दिस, शी कैन। बट मैन तो फ्री घूम रहा है, तुमसे भी छुटकारा मिल गया, उससे भी छुटकारा मिल गया, वो दूसरी ढूंढ लेगा। अरे क्यों लेके आना है उसको, छोड़ के आओ उसे। और ये जो मैं बोल रही हूँ मैं जो बोल रही हूँ, और आपने बड़ा अजीब सा बात किया, दिव्या बोली अपना तो अपना पता होता है, दूसरे का नहीं पता होता। भाई ऐसे इंसान के साथ बच्चा पैदा क्यों कर रहे हो जिसका पता ही नहीं है? मैम पर्सनैलिटी फ्लिप होने में टाइम थोड़ी ना लगता है। फूट अभी थोड़ी नहीं कुछ है, होती बाद में भाई। कुछ हो जाए। ऐसे कैसे हो सकती है पर्सनालिटी फ्लिप? पर्सनालिटी कभी भी फ्लिप नहीं होती। प्रॉब्लम इज दैट कि जब हम अच्छा देखने पे लगते हैं ना, रियलिटी वही पता वाली नहीं बात है, होती व्हेन पहले। वी एक्चुअली सी द प्लस पॉइंट ऑफ समबडी। जब हम किसी का प्लस देखना चाहते तो हम प्लस ही देखेंगे। हम जब माइनस नहीं देखना चाहते ना, वी डोंट सी दैट, बट वो हमेशा एग्जिस्ट करता है वहां पे। एक एक जो आप कहते हैं ना पर्सनालिटी फ्लिप, पर्सनालिटी कभी फ्लिप नहीं होती। क्योंकि बिकॉज जो, यही तो बात हो रही है, रैशनल इरेशनल की बात क्या हो रही है? जो माइंडसेट है ना बंदे का। आप लोग, अच्छा कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए मेरे सामने, ठीक है, मेरे सामने ही कोई व्यक्ति जो है अपने एल्डरली, मेरे मैं हम लोग रास्ते पे जा रहे हैं एंड मेरे साथ कोई मेल पार्टनर है और वो एक एल्डरली इंसान के साथ बदतमीजी करता है, तो हमेशा याद रखिए इसने इसके साथ किया ना तो ये हर बंदे के साथ करेगा। लेकिन आप ये कभी सोचते ही नहीं है। आपको लगता है अच्छा नहीं नहीं ठीक है, इट्स ओके, वो तो ऐसे ही नोबडी था, ह्यूमन बीइंग तो था। वी एक्चुअली ट्रेड्स हमेशा होते हैं, वी डोंट सी देम व्हेन वी डोंट वांट टू एक्चुअली। वी आर एक्चुअली वेयरिंग अ इमोशंस का, ये जो हार्मोनल चेंजेस है ना हमारी बॉडी के अंदर, जो इमोशंस क्रिएट करते हैं, जितने भी तुम्हारे ऑक्सीटॉक्सिन है, तुम्हारे एंडोर्फिन्स हैं, डोपामाइन है, हम अगर साइंटिफिकली पढ़ ले तो कुछ नहीं है, हटाओ इन्हें, साइड करो। क्योंकि वो भी बिकॉज ऑफ हार्मोन्स हैं, हार्मोन्स बिकॉज ऑफ फूड है। और जो भी आपको शुरुआत से फीड किया जाएगा, आपकी घर से, आपकी बुक से, आपके स्कूल कॉलेज से, वही आपका माइंडसेट तैयार करेगा। तो बस रैशनल इरेशनल समझ में आ गया? यस यस मैम। मैम।
लेकिन आप ये देखिएगा कि मोस्ट ऑफ हम जब देखेंगे ये राइटिंग का जो तरीका है, पर बहुत सारे नॉन रैशनल राइटर्स हैं, मतलब वही रैशनल हो गए। अब आ जाती हूँ मैं आप ही लोगों की बातों के ऊपर, जो आप बातें कर रही थी, महिला समाज क्या कह रही थी, इमोशंस 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 इमोशंस, हाँ यही है। नॉन रैशनल बंदा जब लिखता है तो उसकी अपील जो होती है, ऑलवेज डेफिनेशन पढ़िएगा, अ नॉन रैशनल वेज ऑफ राइटिंग व्हिच अपील्स टू इमोशन rather than to reason by playing upon the feelings like such as happiness, pity, moral indignation, anger, ambition, fear, self-love, and boredom. The writer is intended to change the belief and behavior of his readers. This is what is the non-rational ways of writing. और यहाँ से ही पता चलता है कि भाई कि इमोशंस के अलावा यहाँ पे क्यों मेरी हैप्पीनेस किसी दूसरे इंसान पे डिपेंडेंट है। किस तरह से आप जितना भी सिनेमा देखते हो, जितना भी आप ड्रामा देखते हो, ये वैसे मैं तो देखती नहीं बट जितने भी ये सोप्स, डेली सोप्स, ओपेराज आप देखते हैं, क्या दिखा रहे हैं? Man is liberal. Man can do anything. They should do whatever they wants to. They are free. Their responsibility only that much. They are going to office, coming back, earning. That is enough. आपके ओपेरास देख लीजिए, यही आपकी सोशल सोसाइटी का फेस है। वो क्या है जो प्ले लिख रहा है, प्ले राइटर है, वो किस तरह का राइटर है? वही सब सो रहे हैं, मेरे को तो बिल्कुल ऐसा लग नहीं रहा है कोई पढ़ रहा है। irrational. रैशनल है? हैं? irrational हाँ, irrational नॉन रैशनल वेज है उनका लिखने का। क्योंकि बिकॉज जो कोई बंदा प्ले कर रहा है, अपने आप से थोड़ा प्ले कर रहा है, उसको भी तो किसी ने प्ले लिख के दिया है। तो यानी कि लिखने वाला क्या चाहता है, मेरी सोसाइटी कैसे चले, ऐसे ही चले, लोगों के दिमाग कैसे चले, ऐसे चले। पर लेकिन सामने वाला जो देख रहा है, उसके पास भी तो गॉड ने माइंड दिया है ना, उसकी भी तो एक डेवलपमेंट हुई है, वो अपने बेसिस पे सोच के करे ना चीजें। सो जितने भी आपको ज्यादातर आप जो लाइक देख रहे हैं चीजें आसपास, क्योंकि नॉन रैशनल तरीका ही क्या है, वो फोकस किसके ऊपर करते हैं, उनका लिखने का तरीका, इमोशन। सामने वाले से देखिए, इमोशन एक ऐसी चीज है, अगर आपने किसी के भी इमोशंस अगर डिसबैलेंस हो गए, तो इमोशन डिसबैलेंस होने के बाद में व्यक्ति वही करेगा जो सामने वाला चाहता है। फिर आपने अपना पूरा कंट्रोल सामने वाले के हाथ पे दे दिया। अरे नहीं नहीं भाई, आई हैव टू डू, उसको खुशी मिलती है, बनाते रहो। कुछ लोग खाना बनाने से ऑब्सेस्ड है, कुछ लोग खाना खाने से ऑब्सेस्ड है। क्या आप यही करने के लिए पैदा हुए हैं? आपकी लाइफ में कोई बिगर पर्पस नहीं है, कोई अपने एम्बिशंस नहीं है जिंदगी में, आपका कोई पर्सपेक्टिव नहीं है कि भाई नई टेक्नोलॉजी सीखी जाए, दुनिया को एक्सप्लोर किया जाए, वर्ल्ड टूर किया जाए। नहीं है वो एम्बिशंस आपके। हर इंसान की फ्रीडम है हाउ टू लिव योर लाइफ। क्यों क्यों आप लोग खाना बना रहे और खाना खाने में ही सारी जिंदगी वेस्ट कर रहे हैं? किस तरह से एक राइटर जो है, वो पूरा माइंडसेट ही चेंज कर देता है एक इंसान का। सिर्फ और सिर्फ उसका फोकस किसके ऊपर होता है, इमोशंस, क्योंकि इमोशंस ही हैं जिनके थ्रू हम किसी दूसरे व्यक्ति से कुछ करवा सकते हैं। उसको प्रोबेबली कहीं ना कहीं हम फोर्स कर सकते हैं कि भाई तुम करो ऐसे। और एक बहुत अच्छी बात बहुत अच्छा पॉइंट मेरे माइंड में आया, अगर 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 आप ये कहते हैं कि पर्सनालिटीज फ्लिप हो जाती हैं, तो फिर क्या, अगर पर्सनालिटीज फ्लिप हो जाती हैं तो फिर क्या यहाँ से ये बात नहीं आती कि भाई मुझे तो किसी पे भी डिपेंड नहीं होना है, मेरी जिंदगी सिर्फ मेरी है। ठीक है, अगर मेरी लाइफ में कोई कुछ ऐड कर रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं ऐड कर रहा है तो दैट इज द डोर। आई शुड बी ओनली एंड ओनली डिपेंडेंट ऑन माई सेल्फ, क्योंकि पर्सनालिटीज तो फ्लिप हो जाती हैं। लॉजिक, बात तो लॉजिकल है ये। अगर आप बार में यहाँ पे फिर से अगर इमोशन को लेकर आएंगे तो फिर आप बोलेंगे अरे नहीं नहीं, ऐसे सबको तो नहीं छोड़ सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते।
So when you actually think logically, reasonably, your thought pattern will get changed. But non-rational ways are always been focusing on the emotions rather than the reasoning and logic part. क्लियर है जी? इतने एग्जांपल्स मैंने दे दिए, इट्स मोर देन इनफ. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, clear. तो अब Yes, ma'am. आपका पर्सपेक्टिव कैसा है, खुद को खुद देखिए और अपने आप को अब देखिए कि आउट ऑफ द बॉक्स थिंक करके देखिए. आउट ऑफ द बॉक्स करने का मतलब क्या है? यू शुड गो विद द रीजन एंड लॉजिक, नॉट विद द इमोशन, नॉट विद द प्री नोशंस, माइंडसेट्स जो पहले से दिए हुए हैं, उनके साथ नहीं. चलिए अगला टॉपिक है आपका सटायर एंड आयरनी. सटायर, व्हाट इज सटायर? कैन एनीबॉडी टेल मी? हाँ, कौन हैंड रेज कर रहा है? मनीष गुप्ता जी, जी बोलिए. Yeah, हैंड मत मैं वो रेज करो. last I was saying for the last comment that you said. Like, Yeah, प्लीज प्लीज. I think we cannot be 100% rational. So that will be something like robotic. नहीं नहीं So नहीं. human beings have both rational and emotional things present. इमोशंस को एक कोई भी व्यक्ति कभी अवॉइड नहीं कर सकता. दैट इज बिकॉज ऑफ योर हार्मोन्स. पहले तो साइंटिफिक बात कर लेते हैं. इमोशंस को Mm. कोई भी अवॉइड नहीं कर सकता. इमोशंस एक ऐसी चीज है जो आएगी आएगी बॉडी में. क्यों आएगी? क्योंकि बिकॉज ऑफ द हार्मोन्स है ना. हार्मोन्स की वजह से इमोशंस है. तो ऐसा थोड़ा है कि आपकी बॉडी में हार्मोन्स प्रोड्यूस नहीं हो रहे, बट यू नो कि उनको कितना अपने ऊपर. अब अभी तुम्हारा बिहेवियर डिसाइड करेगा. तुम असर्टिव हो, सबमिसिव हो, अग्रेसिव हो, एक्टिव अग्रेसिव हो, पैसिव अग्रेसिव हो, असर्टिव हो, कैसे हो, वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप इमोशंस को कितना हावी होने देते हैं. ऐसा नहीं कि इमोशंस को टोटली इग्नोर किया जाता है. अगर टोटली ही इग्नोर किया जाए तो सोशल सोसाइटी में हम रह ही नहीं सकते. Yes, ma'am. राइट. कोई और भी था? बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं? हैंड रेस करते हैं, बोल लीजिए, बोला कीजिए. कार्तिक बोलिए. हैंड रेस कर रखा है, कुछ है तो बोलो. कौन है कार्तिक? तो मैम कोई भी इंसान रेशनल रेशनल थिंकर पूरी तरीके से नहीं हो सकता ना. जी क्या कह रहे हैं दक्षी? क्या कहा आपने? मैम कोई भी पर्सन रैशनल थिंकर पूरी तरीके से नहीं हो सकता ना. देखिए जितना आप अपने आप को इस, देखिए हर चीज प्रैक्टिस है. जितना ज्यादा आप रैशनैलिटी को प्रैक्टिस करेंगे आप बन जाएंगे. लेकिन हाँ, आप ये बोलो कि 100% हो जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है. क्योंकि बिकॉज इमोशंस तो प्रोड्यूस होते ही होते हैं ना. यस मैम वही. क्योंकि बिकॉज एनाटॉमी हमारी बॉडी की वही है. हार्मोन्स प्रोड्यूस होंगे, केमिकल रिएक्शंस होंगे, तो एक सर्टेन एक हार्मोन निकल रहा है तो वो हार्मोन वो सर्टेन इमोशन दे ही रहा है. अगर डोपामिन, ऑक्सीटॉसिन, सेरोटोनिन, मेलाटोनिन ये खुशी दे रहे हैं, देंगे ही देंगे, है ना. कुछ एक्टिविटी मैं करने जा रहा हूँ, उससे वो पर्टिकुलर हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा है मेरी बॉडी के अंदर, सिक्रेशन हो रहा है, वो सर्टेन इमोशन को जन्म देगा ही देगा. तो टोटली आप ये बोलो कि आप इमोशंस को इग्नोर कर सकते हैं, ऐसा है नहीं. बट हाँ, मैं जब तक रैशनल बनता नहीं हूँ तो मैं उस चीज को उससे डील नहीं कर पाऊंगा. अब कोई किसी का कुछ नहीं है ना. चलिए आगे बढ़ते हैं. सटायर और आयरनी की बात करते हैं. अच्छा, स्टैंड अप कॉमेडी आप सब लोग देखते हैं? यस No, मैम. ma'am. Yes, ma'am. अच्छा, आपने कभी सुना दिस पर्सन मेड अ सटारिकल रिमार्क? ये सुना? नो मैम. तो नहीं सुना? तो मतलब फिर मैं क्या पूछूं? Basically, satire and irony go hand in hand. Satire is something when I actually say a very, very dark thing which should not happen, which should be avoided in an amusing way. Some evil practices, some foolishness, some dark side or dark practices which should not be happened, but they are happening
and we tell those things in amusing way. जब किसी ऐसी बात को, किसी ऐसे बिहेवियर को, किसी ऐसी डार्क प्रैक्टिस को, किसी इविल प्रैक्टिस को आप हास्यप्रद तरीके से प्रेजेंट करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सटायर। ये सटायर है। व्यंग बोलते हैं, जैसे व्यंग, व्यंग तो पढ़ा है ना हमने, व्यंगात्मक है। पढ़ा होगा भाई, स्कूल में सबने पढ़ा है मेरे ख्याल से। मैम ये सटायर और आयरनी ये फिगर स्पीच है। यस मैम, यस। जैसे मीम्स देखते हो आप लोग, तो मैम एग्जांपल सटायर। देती तो अच्छे से समझ में, हाँ जी, क्या कह रहे हैं? एग्जांपल देती तो अच्छे से समझ में आ जाता। मैम हाँ, तो आई थिंक एग्जाम्पल तो सटायर पहले ह्यूमर के साथ पहले डेफिनेशन समझ आई नहीं आई, वो तो एग्जाम्पल तो मैं दूंगी। तपेंद्र कुछ कह रहे थे, बोलो। आई थिंक मैम सटायर बेसिकली ह्यूमर के साथ किसी किसी को क्रिटिसाइज करना या उसकी पॉइंट्स को शो करना है क्या, प्रॉब्लम को शो एग्जैक्टली करना। मैं वही बोला, एग्जैक्टली मैंने वही बोला कि जब आप किसी भी ऐसी एक्टिविटी, ऐसी इविल प्रैक्टिस, ऐसा डार्क किसी चीज के बारे में जो आपकी सोसाइटी में नहीं होनी चाहिए पर हो रही है, उसे आप एक हास्यप्रद तरीके से कहते हैं, तो वो सटायर कहलाता है। जैसे कि अगर आप, मैं कहता हूँ कि मैं आपको एक बात बोलती हूँ, चलो, एक अगर आपको अपने पड़ोसी के साथ में संबंध अच्छे रखने हैं, तो आप अपने घर का कूड़ा उनके यहाँ पर फेंक दिया कीजिए। मैम ऐसे क्या तो लड़ाई हो reaction? जाएगी। यही तो सटायर था। यही तो सटायर है, व्यंग है ये, क्योंकि लोग ऐसा करते हैं। पीपल डू दिस। ये नहीं होना चाहिए पर लोग करते हैं, और लोग जब करते हैं तो फिर उसके बाद वही होता है। अच्छा चलिए, मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। आ, एक, हाँ, सबसे बड़ा सटायर तो यही देख लीजिए। वो आप जो खरीदते हैं, अल्कोहल, सिगरेट्स, उनकी डब्बों के पीछे लिखा होता है इट्स इंजूरियस टू हेल्थ। ठीक है, अल्कोहल पे भी लिखा होता है 21 से बड़े को सर्व नहीं कर सकते हैं। ये इससे बड़ा सटायर क्या होता है कि वो जो बेच रहा होता है वो खुद अंडर एज होता है। इससे बड़ा क्या सटायर होगा? मैम एक सटायर है मेरे पास बट वो टॉपिक कुछ हाँ। और कहीं जा सकता है। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, बताइए, लाइक कॉन्वर्सेशन का पार्ट है राहुल ये। गांधी को अगर हम पीएम बना देते हैं तो दो देश बहुत आगे बढ़ जाएगा। अच्छा, ये सटायर है। हाँ आई थिंक। अच्छा, और बोलो, कोई और अच्छा सटायर बता सकता हो? मुझे तो आज सच में ऐसा लिटरली लग रहा है कि सब सो रहे हैं, कोई नहीं बोल रहा है। मैम मैं सटायर के डेफिनेशन पर बता सकता हूँ। मैम हम बोल रहे हैं जी जी शादी बोलिए। में डेफिनेशन होगी यूज ऑफ ह्यूमर, irony to criticize or mock, for example, politics, social issues, or purpose to comment on or change societal flaws. हम्म। हेलो मैम हाँ जी, कोई, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए सर, आसिमन जी बोलिए। बोल रहे वो जो शादी हो रहा है ना, शादी में तो फोन नहीं लेना चाहिए लेकिन सब ले रहा है, ये भी सटायर होगा। हाँ हाँ, आप उसे थोड़ा लेकिन ऐसे हम जिस तरह से बोल रहे हैं ना, अगर जब तक उसका आप हास्यप्रद तरीके से उसको कुछ नहीं बोलेंगे, तब तक मुझे नहीं लगता कि वो मतलब अम्यूजिंग होना चाहिए। बात आपकी सही है, वो सटायर हो सकता है, आयरनी है, सटायर हो सकता है, पर कैसे आप उसको दोगे? मैम उसे बोलो। हाँ जी, बोलिए बोलिए। दिल्ली इज द सेफेस्ट सिटी फॉर वुमेन। हाँ, ये हम जैसे प्लेनली बोल रहे हैं ना, उसमें प्लेन बोलने में हंसी नहीं आ रही है, तो थोड़ा सा वो क्या करते हैं, उसको ट्विस्ट कर देते हैं कि हंसी हंसी में बोल देते हैं उसको, कि हाँ, मैंने अपनी बात भी कह दी, और जो मुद्दा था मैंने वो भी उठा दिया, मैंने उसको वो भी कर दिया, और किसी को बुरा भी नहीं लगा क्योंकि व्यंग था। मैंने हंसते हंसते मतलब उसको हंसा भी दिया, सामने वाले को मैंने अपनी बात भी कह दी, और मेरा मोटिव जो था वो भी मेरा क्लेम हो गया। दैट इज सटायर।
मैम जैसे पेरेंट्स बोलते हैं ना, सारा दिन फोन चलाओगे तो पढ़ाई अच्छे से हो जाएगी। आजकल तो बेचारे वो भी नहीं बोल सकते कोविड के बाद। वो खुद तो चलाने लग पढ़ाई गए होती ही मैम। फ़ोन से। क्या मैम कह रहे थे जेफरी सपन? एप्स्टीन हेट्स किड। क्या कहा यश? मैम जेफरी एप्स्टीन हेट्स किड। ये अच्छा था। तब भी मुझे ऐसा लग रहा है मतलब रिएक्शन किसी को मतलब मुझे नहीं लग रहा भाई आज सब पढ़ रहे हैं, मुझे लग रहा है सब सो रहे हैं। चलो भाई मैंने पढ़ा दिया सटायर, आगे चलते हैं। और अगर सटायर को और बेहतर तरीके से पढ़ना है ना, समझना है कि क्लियर हो जाए माइंड में, तो आपने किसी ने जसपाल भट्टी का नाम सुना है? नाम भी नहीं सुना होगा। नाम सुना है, मैम क्या वेरी कॉमेडियन है। वेरी गुड। मैम फिर से कॉमेडी किंग, वेरी गुड। क्या बोली आप प्लीज? जसपाल भट्टी, जसपाल भट्टी। नहीं मैम नहीं सुना। कोई बात नहीं। अभी आप एक काम करिएगा, उनका एक बड़ा बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम आता था फ्लॉप शो, और मेरे ख्याल से वो होगा यूट्यूब पे होगा या कहीं ना कहीं जरूर होगा। तो उन्होंने ना बकायदा एक एक डिपार्टमेंट, इंडिया के हर डिपार्टमेंट को उठा के उनके जितनी भी इविल प्रैक्टिसेस हैं, हर डिपार्टमेंट, चाहे तुम डॉक्टर का हो, चाहे पॉलिटिशियंस का हो, चाहे नॉर्मल लोग हमारे यहाँ पे कैसे कोई कास्ट हो, कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी हो, हर किसी के यहाँ पे जो जितनी भी इविल प्रैक्टिसेस होती हैं, चाहे कोई हलवाई है चाहे कोई सब्जी वाला है, मतलब किसी को उन्होंने छोड़ा नहीं है। जितनी भी इविल प्रैक्टिसेस कोई कर रहा है, हर डिपार्टमेंट वाइज उन्होंने सीरीज बनाई हुई है, और इतनी अम्यूजिंग तरीके से उन्होंने, इतनी खूबसूरत उसको प्रेजेंटेशन है उसकी। तो अगर आपने और बेहतर तरीके से अपने दिमाग में सटायर क्लियर करना है, तो वो आप वहां पर जाइए, उसको देखिए, और बहुत बेहतर तरीके से आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है सटायर और कैसे किया जाता है। अब बात कर लेते हैं आयरनी की। आयरनी हम ऑलरेडी बहुत हद तक कह भी चुके हैं कि आयरनी का मतलब ही यही होता है कि इट इज अ ट्रेजेडी, which should not be happen but it is actually happening। but लेकिन जब आयरनी प्रेजेंट की जाती है तो वो अपोजिट जो होता है ना, उसके अपोजिट कहते हैं, जैसे अभी आप लोग बोल रहे थे। so it is the one of the device used in satire, that is irony। irony refers to the use of words, basically irony का मतलब क्या है? use of words which are clearly opposite to the one's meaning। अब जैसे मुझे कहना है कि मान लो यश है, यश ऐसे, मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ, मतलब डोंट टेक इट टू बी पर्सनल। मान लो यश बहुत पतला है, तो हम क्या बोलते हैं? अरे तू तो बहुत पहलवान है रे, ऐसा बोलते हैं। यस मैम। कुछ यस भी कहेगा ना, यस मैम यस मैम। ये ज्यादातर होता है कि अगर मान लो हम बोलते हैं कोई व्यक्ति बहुत काला है, तो बोलेगा तू तो बहुत ही गोरा है। ये नहीं कहेंगे उसको तू काला है। यस मैम यस मैम। तो बहुत गोरा है। अगर कोई बहुत ही व्यक्ति ऐसा होगा जिसका दिल बड़ा कमजोर है, तो हम उसको बोलेंगे तू तो बहुत ही सख्त दिल वाला है। शेर है शेर है शेर है। शेर, हाँ शेर है, मैम ये जो शेर है, आपने तू तो लास्ट शेर वाला है, बोला, तू तो ये जो शेर आपने है। लास्ट वाला बोला, अगर इतने सारे लोग एक साथ में माइक एंड म्यूट करेंगे तो क्या होगा? हाँ कार्तिक बोलो। कार्तिक तुम्हें बोलने के लिए बोले, गाना सुनाने के लिए नहीं, अपना माइक म्यूट करो। हाँ, क्या बोल रही थी? वैभवी बोल मैम रही थी शायद। हाँ बोलो मैम मैं दक्ष। बोल रही थी, मैम ये बोल रही थी जो आपने लास्ट वाला बोला दिल कमजोर वाला, उसमें हम्म। ये भी तो हो सकता है वो उसको वो दे रहा हो, उसका मनोबल बढ़ा रहा हो। अरे भाई मैं पढ़ा रही हूँ ना, टॉपिक से स्टिक रहो, तुम पता नहीं कौन सी भावनाओं में बह जाते हो। आयरनी में क्या रहता है? मनोबल नहीं बढ़ाते हैं। आयरनी का मतलब ही यही है कि हम अपोजिट ही बात करते हैं। आयरनी में बेसिकली जो सिचुएशन है, जो मेरा मतलब है, उससे मैं उल्टा ही बोलता हूँ। सपोज जैसे कि यस अगर मैम। लाइट चली गई जानबूझ तो के ऐसे हम उल्टा दूसरे बोलते बंदे हैं। को लगता है हाँ, कि मतलब जानबूझ। अरे नहीं नहीं, आयरनी का टेक्निक ही यही है।
आयरनी में क्या मैंने बोला ना अभी, आयरनी रेफर्स टू द यूज ऑफ वर्ड्स व्हिच आर क्लियरली अपोजिट टू द वंस मीनिंग। जो मैम मेरा सच में मतलब मैम है उससे बिल्कुल विपरीत शब्दों का इस्तेमाल करना आयरनी कहलाता है। तो मैम अगर जैसे लाइट चली जाती है तो ऐसे बोलते हैं लवली पावर कट देन। सही है। Ma'am, being sarcastic is same as being ironic. Yeah, no, actually, yes, but the technique which has been followed over here is completely the words. The words makes the difference. Irony is just in a technique which has been used in the satire. For making a satire, we need an irony. Only then it will become an amusing. Okay, ma'am. बोले ना आप। Clear हुआ satire and irony? Yes, Yes, ma'am. यस मैम यस मैम। यस मैम Yes, ma'am, yes. ऐसा मेरे को ऐसा बहुत एक अच्छा बात लग रहा है बताओ, क्लास। पहले मुझे तो ये बताइए आप सब लोग कि आज मुझे ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है कि भाई सब सो रहे हैं और कोई भी पार्टिसिपेटिव नजर नहीं आ रहा, मुझे लोग बोल नहीं रहे हैं। मैम मैं Sunday, आर्मी की Sunday, डेफिनेशन क्या नहीं मुझे? मैम मैम बोल रहे हैं तुम तो आए भी बहुत लेट हो, बोल रहे हैं श्रेयस। मैम श्रेयांश हाँ श्रेयांश नाम है मैम ये उसका, तो अपने नाम के श्रेयांश। पीछे पड़ा रहता है श्रेयान। श्रेयांश नाम बोला करो मैम उसको। ओह माय गॉड। नहीं मैम हेलो थोड़ा मैम, सा टायर्ड था इसीलिए मैम मैम नहीं बोल सुनने पाया। में थोड़ा अजीब लगता है इसलिए। आई वांट टू से अच्छा समथिंग। मुझे आईने की डेफिनेशन पता है, एग्जांपल पता है, इसको पढ़े नहीं याद है मुझे, पता है बोल सकता नहीं, हूँ लक्ष्य रहने दो रहने दो रहने दो। क्या मैम? मैं तो ये पूछ रही हूँ कि सो क्यों रहे हैं सब लोग, बस यही पूछ रही थी मैं। मैम आज संडे है ना शायद इसलिए। संडे है हाँ मैम वो इसलिए। लग रहा है, लेथार्जिक लग रहा है हाँ मैम तो। थोड़ा सा नींद में था पहले अभी जाग हाँ नहीं, मतलब जिस तरह के बर्निंग टॉपिक चल रहा था रैशनल इरैशनल समझाने में, मेरे को ऐसा लग रहा था भाई मैं अकेले बोल रही हूँ, किसी को इंटरेस्ट नहीं है समझने में, और क्योंकि है सेम ही मैम नहीं है ना बोलिए मैम। रैशनल नहीं मैम ऐसा नहीं है। ऐसे बात नहीं है। कि भाई कोई बोल नहीं, वो अब इंस्टेंटली नहीं कर रहे, ऐसी बात नहीं, अभी तो कोई बोल रहा, मैम अब नोट्स इंस्टेंटली वगैरह बोल बना रहे रहे हो। थे बना रहे हो ना। हैं? क्या क्या नोट्स तक? बना रहे थे मैम। अच्छा, नोट्स बना रहे थे। मैम ट्राई कर रहे थे टॉपिक समझने का। हाँ समझ मैं गई इंग्लिश मैं। में व्हाट्सएप ग्रुप है। भाई बताओ इसको कोई ग्रुप है? तपेंद्र कहाँ गया? कहाँ गया तपेंद्र? भाई ग्रुप है ग्रुप है ग्रुप है भाई यही हूँ मैं, नोट्स बना रहा हूँ। भेजोगे? बताओ ना उसको, वो पूछ रहे कुछ, एडमिन का हम काम है लिंक बताना। लिंक देता हूँ अभी। भाई चैट ही डिसेबल है कैसे लिंक देंगे? है क्या है? मैम चैट डिसेबल्ड है ना, अवेलेबल नहीं है हमारे अच्छा लिए चैट। डिसेबल है, पता नहीं मुझको। मैंने तो, मुझे गौतम ने कल कहा था कि स्क्रीन शेयर करना, तो मैं सबसे पहले वही ट्राई किया था। गौतम है क्लास में? तो मैंने सबसे पहले वही ट्राई किया कि कैन आई शेयर द स्क्रीन, बट व्हेन आई हैव ट्राइड इट, इट वाज नॉट पॉसिबल ऑन माय एंड, इट्स नॉट मैम पॉसिबल। start you were trying but you didn't have the permission. Yeah, I don't have a, I don't have a permission over there. Everything has been crossed over there. मैम आई मैम कैन मैं शेयर आपको स्क्रीन। फिर किया है, आई थिंक आपको चीट अलाउ है क्या? क्या अलाउ है? देखती हूँ, लेट मी सी। इन कॉल नहीं है इधर ना। मैम वो एडमिन ये सारे दुखी क्यों, ऐसे दुखी दुखी वाले इमोजी क्यों भेज रहे हैं सब लोग? शिवम चौधरी, ईशिका, ये की क्या हो रहा है भाई? तुम ऐसी आंखें निकाल निकाल कर ये कैसा इमोजी भेज रहे हो? मैम मौज मस्ती बस ये मैडम मस्ती दोनों कर इधर रहे लगे हुए हैं। हैं, केशव शर्मा मुस्कुराते हुए, इनके मैडम किसी गौतम ने गंभीर। पत्थर मार दिया सिर पे। क्या 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 कहा आपने? किसी ने पत्थर मार दिया इनके सिर पे, दिमाग घूम गया इनका। नो कमेंट्स। चलिए, मैम तो पढ़ाओ मैम आप पढ़ाओ। यहाँ पर हमारा यूनिट 8 गेट कंप्लीटेड। नाउ विल स्टार्ट बाय यूनिट 9, पर इससे पहले हम ना 10 मिनट्स का ब्रेक लेंगे, मैं भी कॉफी लेने जा रही हूँ।
तो 10 मिनट बाद आते हैं और फिर कंटिन्यू करते हैं। नोट मेकिंग वाला जो यूनिट है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन जरूर आता है नोट मेकिंग का। ठीक है जी, यस मैम। ब्रेक करें। ओके 10 मैम। मिनट्स का कोई इशू तो नहीं किसी को? असाइनमेंट में भी है उसका। नो मैम, नो नहीं नो मैम। मैम। ठीक है जी, 10 मिनट बाद मिलते हैं। मैडम सेलेक्ट हो जाएगा भाई। हेलो, अरे भाई कोई ग्रुप है क्या कॉलेज का किसी के पास? भाई चेट ऑफ है, लिंक शेयर नहीं कर पा रहे, ग्रुप है बट चेट ऑफ है तो कैसे देखते? भाई हमें तो प्रेजेंटेशन की क्लास का भी आज पता चला, 9 बजे क्लास में जुड़ गए। क्लास कैसे चली भाई ये? अरे तुम अपना फोन नंबर दे दो ना, मैसेज कर देगा ये, वहां से चले जाना ग्रुप में, ज्वाइन लिंक भेज देगा तपेंद्र। हाँ तो लो भाई नंबर ले लो यार। भाई मत ग्रुप का लिंक भेजियो, कोई और लिंक मत भेज दियो। एक अपनी मेल आईडी बता दो भाई। भाई ईमेल आईडी है कार्तिक पाल 88 हाँ 88 6900@gmail.com। कार्तिक पाल का कौन है? अरे भाई नंबर ले लो, ईमेल दो मेल। भाई कार्तिक पाल जो तुम बोल रहे हो वो कार्तिक पाल मेल में सब स्मॉल ही में लिखे हो या कुछ कैपिटल में लिखे हो? स्मॉल में है भाई सब चीज। ठीक है 886900 यही नंबर है। हाँ भाई। हेलो तपेंद्र, आर यू देयर? यस मैम, यस मैडम। ये स्किल वो जो जो मैंने स्किल शेयर नहीं किया मैं है, मैम नहीं, सुनो। मैं स्टूडेंट हूँ। ओके हाय नो सिमरन, एक मिनट। मैंने स्क्रीन शेयर किया है, क्यूआर स्कैन कर लो, ग्रुप का लिंक इसी में है। नो मुझे, मैं ऑलरेडी ग्रुप में ऐड हूँ। मुझे एक्चुअली ये पूछना था नहीं जो मैं इवनिंग होती है। एक मिनट सिमरन, मैं बाकी लोगों को बोल रहा हूँ जो ग्रुप के लिए बोल रहे थे ना, उनके लिए मैं स्क्रीन शेयर किया है, ये क्यूआर स्कैन कर लो। एक मिनट भाई, स्कैन यहाँ से कैसे हो जाएगा ये? इसका तो फोटो लेना भाई पड़ेगा। स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर गूगल लेंस में कर लेना। अरे फोटो इसमें चलेगा दूसरे फोटो में। और भाई थोड़ी बहुत इसकी जानकारी, एक फॉर्म फॉर्म कहाँ से भरा जाएगा एग्जाम में? भूपेंद्र भाई, हाँ भाई बोलो। तो असाइनमेंट सबमिट कहाँ करने होते हैं? एलएमएस अगर ऑयल ठीक है हो ठीक है तो। ठीक है ठीक है। बोलो भाई। वो समरीन को बता दो वो क्या पूछ रही थी, करा दिया तुमने उसको? अरे तो बोल, दोबारा बोलना भी सोचता है भाई। बोलो बहन बोलो। जो इवनिंग की क्लास होती है आप उसके नोट्स बना रहे हो? बहन मैं एक्चुअली मैं ड्राइव कर रहा था, कल भी मैं कुछ बिजी था तो मैं नोट्स नहीं बना रहा, अभी बनाया मैंने नोट्स अभी। अच्छा, तो कोई और बना रहा है क्या इवनिंग वाली क्लास के नोट्स? पता नहीं यार, नो आइडिया। हाँ बट ओके, एक चीज अगर है किसी कि के पास भी हो तो आप ये प्लीज ग्रुप में शेयर कर जितनी भी सकते हो। क्लासेस है, excuse me, जितनी भी क्लासेस हो रही है, लाइक अभी तक जितनी भी हुई है, हमारे में से वो एक स्टूडेंट है, वो उन्हें रिकॉर्ड करके यूट्यूब चैनल पे डाल देता है, तो उसकी मैंने चैनल शेयर किया था, वहां जाके आप उसको मतलब दोबारा देख सकते हो अगर आप किसी कारण से नहीं ले पाए हो क्लास।
ओके, आप एक बार लिंक दोबारा शेयर कर दोगे क्या? मैंने देखा नहीं है। हाँ, आप इस ग्रुप में कनेक्ट हो जाओ, वहाँ पे मैं डाल दूँगा। ओके, मैं ग्रुप में पहले से ही ऐड हूँ। गॉट इट। ओके, थैंक यू। ये क्या चीज का क्यूआर कोड है? ध्रुवी, ये ग्रुप का क्यूआर है, नोट्स वाले ग्रुप का। ओके, मेरा खुला हुआ है, चलो तो मैं तपेंद्र, आप एक बार लिंक शेयर कर दो, मुझे मिल नहीं रहा है लिंक। एक मिनट, ये ग्रुप में शेयर करता हूँ थोड़ी देर क्लास के बाद में। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। ग्रुप में लिखा से एडमिन मैसेज कर सकते हैं। भाई एडमिन के पास परमिशन है। भाई वहाँ पे ना पहले सब मैसेज करते थे, मैस हो जाती थी, तो एडमिन्स को ये अलाउ किया है, जो नोट बनाते हैं उन सभी को एडमिन है, टीचर्स एडमिन है, वो लोग खुद से डाल देते हैं ताकि मैस क्रिएट ना हो ग्रुप में। तो एक ग्रुप अलग बना लो जिसमें सब चैट कर ले। एग्जिस्ट करता है भाई, अब कम्युनिटी में वहाँ पे जाके देखोगे ना, इन्फॉर्मेशन वाले में ओनली इन्फॉर्मेशन आती है। चैट ग्रुप में नॉर्मल डिस्कशन होते हैं, अगर आप कुछ भी काम कर रहे हो, पढ़ाई करना है, पढ़ाई से रिलेटेड ओनली। अगर कोई रूल्स ब्रेक करता है तो ग्रुप से बाहर भेज जाता है, तो फॉलो रूल्स। आ गया भाई, आ गया। दस मिनट का ब्रेक नहीं हुआ क्या अभी तक? 5 मिनट बोला था मैम ने। तो भाई 5 5 मिनट से नहीं करो, हुआ? 10 मिनट बोला था, 10 मिनट, 10 मिनट। देखो मैम यहीं पर है। अब भाई एक ग्रुप बना लो यार अलग से जिसमें हेल्प मिल जाए। कितनी हेल्प चाहिए होती है तुम लोगों को? मैडम जब तो पता ही नहीं क्लास कभी आज 8 बजे पता चला, 8:30 बजे हम क्लास में जुड़े। हमें तो क्लास भी नहीं पता कब से चल रही है। कार्तिक ग्रुप ज्वाइन कर लिया ना तुमने? क्लास का पता नहीं, अभी तुम्हें नहीं बताया नहीं किसी ने, मेल नहीं आई तुम्हें? ईमेल ही हमारे पास आज देखिए अरे नो काफी मैम, सुना मेल है। अभी तक नहीं आया है। वो हमारे RC3 की वेबसाइट पे आ गया शेड्यूल, वहीं से फिर हमने सबने ग्रुप्स पे सर्कुलेट कर दिया शेड्यूल आने के बाद। अच्छा, मेरे वाले में भी 1 तारीख को आया था। 1-2 में मेरे पास आया, फिर मैंने कल देखा मेरे फोन में दिक्कत हो रही थी ना। भाई इसको ऐड कर लो, बहुत परेशान है वो।
मैम ये ग्रुप का क्यूआर मैम ये क्यूआर ग्रुप के लिए ही है, चैट से नहीं कर रहा था, इसमें क्यूआर जनरेट करके डाल दिया यहाँ पे। ये सरकास्टिक था वैसे तपेंद्र। कैसे मैम? तुम्हें समझ नहीं आया। बाद में बताऊंगी तुम्हें मैं। ओके मैम। अभी नहीं बताऊंगी। भाई आप लोग अपना माइक म्यूट करो। आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी ना उसने। आपने बोला आपको ग्रुप में ज्वाइन करना है, उसने कर दिया। क्या होता है कि आप लोग थोड़ा अपने एंड से ध्यान रखा कीजिए कि जिसके माइक अनम्यूट कर से उसके बैकग्राउंड से नॉइज आ रहा है, तो वो थोड़ा देख लिया करो। कौन था ये 5 मिनट का 10 मिनट का ब्रेक? सुनता नहीं है ठीक से। मैं 9:04-5 के आसपास गई हूँ, अभी 9:14 हुए, अभी भी 1 मिनट बाकी है मेरी ब्रेक का, जो मैं बोल कर गई थी। मैम कुंदन ने बोला था। मैं जरूरत से ज्यादा रैशनल हूँ, बता रही हूँ मैं। ठीक है मैम। अरे किसी ने भी बोला हो। हाँ जी, चलिए। तो हम क्या कहाँ छोड़ के गए थे यूनिट को? हम 8 यूनिट कंप्लीट कर लिए और हम बात कर रहे हैं, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अ 9th यूनिट, नोट टेकिंग टेक्निक्स। आपने बहुत असाइनमेंट्स में भी आप लोग जब लिखते हैं ना, तो बहुत ही अलग तरीके से कुछ भी, कोई तो पूरी समरी लिख देता है, कोई पूरा पैसेज ही लिख देता है। आई रियली डोंट अंडरस्टैंड कि ये टेक्निक्स आप कहाँ से सीखते हैं। बचपन से हम नोट्स बनाते आ रहे हैं और बहुत सारे टेक्निक्स हम इस्तेमाल करते हैं। नोट टेकिंग यूनिट के अंदर भी उन लोगों ने उन्हीं को एलैबोरेट करके आपको बताया कि जी आप जब नोट मेकिंग करने जाते हैं, तो ऐसे नोट मेकिंग कीजिए कि जब आप उस चीज की तरफ देखें तो उस से रेलेवेंट टॉपिक, सब टॉपिक, सब चीजें आपको जो है वो याद आ जाए। राइट? यस ऐसे ही है मैम। ना? यस मैम। अभी अभी मैं आप लोग से पूछ रही थी कि भाई सुबह सुबह तुम लोग सो क्यों रहे थे, तो आप सब लोग मुझे कोई क्या बोल रहे थे? हम तो नोट्स बना रहे थे, है ना? नो मैम, सो ही रहे थे। नो मैम, मैम थोड़ा गुलशन बड़े कम आधे सो रहे थे, पर बार बार लोग बोल रहे थे नोट्स की बात, मैंने सुना। बाद में पूछ भी रहे थे कि शाम के नोट्स बन रहे हैं, नहीं बन रहे हैं, ऑल ऑल ऑल। तो नहीं मैम, आपको चाय पीना चाहिए था फिर उस समय। नहीं, मैं सुनते सुनते मतलब अब ये क्या बात हो रही, पता चलना चाहिए ना कौन क्या बोल रहा नहीं मैम, आपका ब्रेक है तो आपको ब्रेक लेना चाहिए था पूरा। है। सो मतलब यू पीपल वर टॉकिंग अबाउट नोट्स, तो मैं क्यूरियस हूँ अबाउट नोट्स कि बनाते कैसे हैं आप नोट्स। नोट्स का मतलब कतई ये नहीं कि अगर चैप्टर में भी इतना उसमें 10 लॉ थोड़ा है, जैसे अब व्हेन आई हैज टू टॉट द लॉ, अगर मुझे लॉ पढ़ा, जब मैं मर्केंटाइल लॉ, बिजनेस लॉ पढ़ाने जाती हूँ, तो हाँ वहां होता है कि भाई वहां मैं कुछ मिस नहीं कर सकती, सारे क्लॉजेस बताने हैं। पर लेकिन अगर मान लो आपने एक चैप्टर पढ़ा, वो चैप्टर पढ़ने के बाद में आपने पूरा चैप्टर ही नोट्स में लिख दिया, तो फिर नोट्स बनाने का फायदा क्या हुआ? मैं नोट्स नहीं बनाता सही मैम। है। तो मैंने बहुत बार असाइनमेंट में जब चेक करती हूँ, क्योंकि सब्जेक्ट की जब आपकी एफईजी की हो गई और आपकी ये बीजीएलए की हो गई, जैसे असाइनमेंट आती है ना चेक करने के लिए, तो उसी से पता चल जाता है कि भाई पेपर की क्या दशा होगी, क्योंकि बिकॉज असाइनमेंट क्लियर कर देती है। मोस्ट ऑफ असाइनमेंट्स जो होती हैं एक दूसरे की छापी हुई होती हैं, उसके देख के इसके देखी, उसकी देखी लिखी हुई होती है। और मैं आपको बहुत क्लियर कर दूं, मैंने अभी कहा मैं बहुत रैशनल हूँ, तो मैं बहुत तरीके से ही काम करती हूँ अपना। अगर कोई पास नहीं हो सकता तो वो पास नहीं होगा, माइंड इट। जिसने सलीके से लिखा होगा पासिंग मार्क्स उसी को ही मिल पाएंगे। मैम आप तो डरा रही हैं मैम। नहीं, मैं बता रही हूँ। मैम चेतावनी मैम दे रही है। असाइनमेंट के मार्क्स अभी डर अपडेट लग नहीं रहा है हुए, मैम, वो कब होंगे वापस मैम? से देखना पड़ेगा ध्यान कौन से। से सब्जेक्ट के अपडेट नहीं हुए? मैम मेरे किसी सब्जेक्ट के नहीं ऐड हुए हैं। चलो बहुत बढ़िया। मेरे भी ऑलमोस्ट किसी सब्जेक्ट के नहीं हुए, मैम सिर्फ का एक ही आशीर्वाद मिला सब्जेक्ट है। ईवीएस का हुआ है। कोई बात नहीं, ऐसा कीजिएगा, एक बार अपना अपना स्टडी सेंटर विजिट कर लीजिएगा
और नहीं तो एक बार आप लोग अपने यहाँ पे मेल कर दीजिएगा। आपका जो इग्नू का वेबसाइट है ना, उधर मेल दिया होगा कस्टमर हेल्प मेल करके, किया है मैम, स्टूडेंट्स मगर मेल का हेल्पलाइन भी कोई करके। रिप्लाई नहीं है। नहीं, मेल का रिप्लाई नहीं आया तो फिर आपको स्टडी सेंटर एक बार जाना पड़ेगा। अपने स्टडी सेंटर एक बार चले जाइए। ओके मैम। मैम ओएल से मैम तो हम हमारा तो स्टडी OL सेंटर नहीं है मैम। ओएल में भी तो कोई कांटेक्ट नंबर, कांटेक्ट पर्सन, कोई कांटेक्ट रीजनल ईमेल होगा। सेंटर आता है। वो रीजनल कौन? सेंटर है मैम। हाँ, रीजनल सेंटर। रीजनल हाँ सेंटर कौन यस कौन मैम। सा रीजनल सेंटर? मेरा रांची मेरा है तो मैम। अहमदाबाद है। अहमदाबाद। मेरा दिल्ली 3 नारायणा। नारायणा, तुम तो आ जाना जब मर्जी, वहीं मिलेंगे हम। ओके मैम, आऊंगा। तो एक मैम बार आप लोग प्लीज, जी जी बोलिए। कॉन्फ्रेंस से मैम जरूर मिलेगा, उसे समझाइएगा 5 मिनट और 10 मिनट का ब्रेक कितना लंबा होता है, उसे नहीं पता चलता। चलो यार, कोई बात नहीं, इट्स ओके। सारे लोग, अगर मैं हर इंसान को समझाने चल पड़ूंगी तो मैं पागल हो जाऊंगी। इग्नोरेंस नहीं इज नहीं अ ब्लिस। मैम, फिर मत समझाइएगा मैम, अगर आपको फिर वो इशू हो गया फिर हमें कौन पढ़ाएगा? मैम ये इनको मेरे से इशू है इसको ज्यादा। कहते हैं सटायर। दिस इज सटायर। ठीक है ना श्रेयांश, सटायर ही था ना, कहीं आयरनी करके चले गए तुम। नहीं नहीं मैम। चलो, सटायर समझ में आ गया, मतलब मुझे प्रूफ मिल गया यहाँ से। चलिए, तो नोट टेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। अब वो आप जब नोट्स बनाइएगा तो आपने क्या करना है, नोट्स में सबसे पहले जो टेक्निक फॉलो कीजिए, अलग अलग टेक्निक के बारे में बात कर रहे हैं। आपके सामने कभी भी कहीं पे भी क्वेश्चन आ जाता है जो नोट मेकिंग करनी है, नोट मेकिंग, तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं यूज टेबल्स एंड डायग्राम्स का। मुझे दिख रहा है कि अगर किसी तरह का कोई कंट्रास्ट है, कोई कंपैरिजन है, या कोई एनलिस्टिंग है, या कोई लिस्टिंग है, या कोई कोई आइटनरी है, तो जहां मुझे ये चीजें दिख गई तो मुझे मालूम है कि यहाँ पे टेबल्स का इस्तेमाल मैं कर सकता हूँ। इंस्टीड ऑफ दैट मुझे दिख रहा है वहां पे पेंटागोनल है, ये है, वो है, कोई शेप दिख रही है, कोई मुझे दिख रहा है कि पूरा लिखने जाऊंगा, लिखने से अच्छा मैं वहां पे सिर्फ एक शेप भी बना देता हूँ तो आई विल गेट दैट कि ये है क्या चीज। वो माइंड में सेट हो जाएगा, इजी हो गया मेरे लिए नोट को याद रखना। कोई है जो साइंस बैकग्राउंड से हो जिसने कभी पीरियोडिक टेबल याद किया हो? यस कैसे याद किया ऐसा था? ही याद मैं है। तो कहानी बनाई थी भाई। यस मैम। निमोनिक से नहीं बनाते। हाँ, मैंने भी एक ऐसे एक गाना स्टोरी भी बनाई थी। था शायद। तो यू कैन इजीली रिमेम्बर दैट 128 चीजें, बट लेकिन फिर भी बहुत आसानी से आप याद रख पा रहे हैं। कैसे याद रख पा रहे हैं? क्योंकि बिकॉज आपने क्या कर लिया, आपने बना लिया एक कहानी जैसा, एक स्टोरी जैसा, एक सॉन्ग बना लिया। इट्स अप टू यू। बट फॉर्मल तरीके से टेबल्स और डायग्राम का इस्तेमाल जो है आप जो है नोट मेकिंग में अपनी कर सकते हैं। क्योंकि बेसिकली पर्पस क्या है, पर्पस है नोट मेकिंग का कि सारी जो डेटा है मेरे माइंड में सही तरीके से स्टोर हो जाए। एक तो पर्पस रीडिंग हमें समझ में आना चाहिए, जब एक तो नॉर्मल मैंने बस रीड कर रहा हूँ, यू मस्ट हैव अ पर्पस कि भाई इसके मैंने नोट्स बनाने हैं, ये मेरे को जरूरी। प्रियांशु शोर आ रहा है आपके एंड से। मुझे इसके नोट्स बनाने हैं, तो हमेशा ही आपके जो पैराग्राफ्स होते हैं उनके अंदर एसेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है, एक होती है सबऑर्डिनेटेड इन्फॉर्मेशन होती है, सेंट्रल थीम ऑफ जो आपका रहता है पैराग्राफ का, उसको रिकॉग्नाइज करना बहुत जरूरी है। तभी मुझे समझ में आएगा अच्छा नोट मेकिंग मुझे क्या क्या कंटेंट है जो मैंडेटरी है, सबऑर्डिनेटिंग नहीं है। अगर सबऑर्डिनेटिंग डिटेल्स रखने की जरूरत है तो सबऑर्डिनेटिंग डिटेल्स को सब हेडिंग्स की फॉर्म में मैं रख सकता हूँ। तो इस तरह से तो पहले रीडिंग कीजिए। दूसरा, अब पहले हमने टेबल्स और डायग्राम्स का इस्तेमाल किया, इसके अलावा हम एब्रिवेशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये याद रखिएगा, ये जनरल एब्रिवेशन नहीं है जो सबको पता होगी, ये आपकी बनाई हुई एब्रिवेशन है। मान लीजिए कोई बहुत लंबा इन्वेंटिव चौड़ा ना, कोई, इन्वेंटिव छोड़ो एब्रिविजन क्या वो बोल खुद रहे हैं? बनाई हुई इन्वेंटिव एब्रिविजन जो खुद बनाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, वही बोल रही हूँ मैं भी।
बोलूं मैं? तो आपने खुद से बनाया है कोई भी एब्रिविएशन, तो आप क्या करेंगे, ब्रैकेट में एक बार जरूर मेंशन कर देंगे कि इस एब्रिविएशन का क्या फुल मीनिंग है, और एक बार सिर्फ मेंशन करना है, बाकी आप एज इट इज उसको यूज करते चले जाएंगे। जैसे हम एमबीए का इस्तेमाल करते हैं, एमबीए एवरीबडी नोज इन द मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, सो एवरीबडी नोज अबाउट इट। बाकी आपका कैसा चलेगा वो, मतलब आपने एक बार लिख दिया, बार बार आपको नहीं, आप यू यूजिंग दैट वन एब्रिविएशन एवरीवेयर एंड एवरीबडी नोज व्हाट डज इट मींस। ठीक है, तो इस तरह से आप इनोवेटिव एब्रिविएशंस अपनी बना सकते हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आप कुछ कोई टाइम को शो करने के लिए या कोई इवेंट को शो करने के लिए आप सिंबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई डायरेक्शंस आपने दिखानी है तो आप सिंबल्स का अम, इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंबल्स जैसे एरोस का इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड लिस्टिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब मान लीजिए मुझे आगे दिखाना है, जैसे आपने कभी देखा भी होगा रोड साइड जो होता है, तो अगर आगे स्कूल रहता है तो उसके ऊपर बोर्ड लगा हुआ होता है और वो वहाँ पे उसपे ऐसे जेब्रा क्रॉसिंग बना देते हैं और बच्चा दिखा देते हैं, या फिर स्कूल का पिक्चर बना हुआ था। तो दिस इज व्हाट इज द सिंबल्स कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग। तो उसी तरह से आप अपने नोट्स बना रहे होते हैं, तो वहां पे भी आप सिंबल्स का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे मैंने पहले ही कहा था, आपके पास में सबऑर्डिनेट टाइम, मतलब सबऑर्डिनेटिंग डिटेल्स हैं जो आपको लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको रखनी है। तो आप क्या कर सकते हो, जैसे एक फुल हेडिंग करके उसकी जो सब हेडिंग्स है, सबऑर्डिनेट पॉइंट्स को जो है आप सब हेडिंग्स में जो है वो आप रख सकते हैं। उसके बाद में हम जहाँ पे मैंने बोला फिगर, आपके कॉन्ट्रैक्ट्स कंपैरिजन फिगर्स का इस्तेमाल कर सकते हो। डिफरेंशिएशन के केस के अंदर में आप सिंगल उसमें बना सकते हो। ठीक है, लिस्ट इटनरी ये हो गया। इसके बाद में आप सबने फ्लो, भाई आप सब लोग बीसीए के स्टूडेंट है, फ्लो चार्ट सबको मालूम होगा। यस यस मैम। मैम। आपको मालूम है ना क्या, कौन सा बॉक्स कैसे बनाना होता है, तो वो एंटिटी शो करता है। कौन सा बॉक्स बनाएंगे, डिसीजन डायमंड बनाते तो डिसीजन मेकिंग का यूज होता है ना। तो आप अपने नोट्स को फ्लो चार्ट की फॉर्म में भी बना सकते हैं, जहां पे क्योंकि बिल्कुल, क्योंकि जो फ्लो चार्ट होता है वो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है इवेंट्स का, कि भाई क्या क्या हो रहा है। यहाँ पे भी वही है, लॉजिकल मैटर करता है, लॉजिकल आपका ऑर्डरिंग मैटर करती है। फिर इसके अलावा आप ट्री डायग्राम्स जो है, ट्री डायग्राम्स भी मालूम है? यस मैम, पता है। यस मैम। तो ट्री डायग्राम्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप डेटा को एनालाइज करने के लिए, नोट मेकिंग के लिए। इसके अलावा नोट मेकिंग के केस के अंदर में आप जो है, सॉरी, इसके अलावा जो टेक्निक्स का इस्तेमाल हम कर सकते हैं नोट मेकिंग के अंदर, ट्री डायग्राम्स के अलावा आप जो हैं, आप हम सब लोगों ने मैथमेटिक्स में सिमेट्री, असिमेट्री ये सब पढ़ा है, राइट? यस मैम। यस मैम। तो हम जो जो हम लोगों ने अलजेब्रा पढ़ा था, तो अलजेब्रा के भी रूल्स हमने सारे पढ़े, तो अलजेब्रिक फॉर्म में भी हम अपनी नोट मेकिंग जो है वो कर सकते हैं। अंडरस्टूड? यस यस मैम। मैम। तो आपके पास में अगर कोई भी टेक्स्ट आ जाता है, कोई भी आपके पास में कॉम्पोजिशन आ जाती है, तो आपको जब वो बोलते हैं ना इसमें नोट मेकिंग करनी है, तो आपको ये सारी टेक्निक लगा दो, उसको दिखा दो कि मैंने टेबल्स भी बना दिए, मैंने फ्लो चार्ट भी यूज कर दिया, मैंने टी डायग्राम भी यूज कर दिया, मैंने सिंबल भी यूज कर दिए, मैंने पिक्चर्स भी यूज कर, मतलब मैंने सब जितनी टेक्निक्स मैंने पढ़ी है ना, एक ही कॉम्पोजिशन में मैंने सारी टेक्निक्स लगा दी। नोट मेकिंग उसका कौन सा पार्ट है? सॉरी, your reading should be something like that. When you're reading your paragraph, you should read it like in such a way कि आपको पढ़ते के साथ में समझ में आ जाए कि यार इसको मैं टेबल में दिखा दूंगा तो बेटर तरीके से याद आ जाएगा, इसको मैं फ्लो चार्ट में दिखा देता हूँ इजी हो जाएगा, ये वाला डेटा जो है इसको तो पिक्चर भी बना दूंगा खत्म हो गया, है ना, सिंबल बना दूंगा खत्म हो गया। तो आप जब रीड करेंगे, आपने ये सारी टेक्निक्स को माइंड में रखते हुए, ये जितनी भी टेक्निक्स मैंने आपको बताई हैं,
ये सारी टेक्निक्स को माइंड में रखते हुए रीडिंग करनी है, क्योंकि यानी कि जब आप इन टेक्निक्स को अपने माइंड में रखेंगे तो आप पर्पस से रीड कर रहे हैं भाई, कहाँ कंपैरिजन कंट्रास्ट दिख रहा है, कहाँ पे फ्लो दिख रहा है लॉजिकल, कहाँ पे मुझे लगता है कि हाँ ये चीज को समझाने के लिए मुझे ट्री डायग्राम का इस्तेमाल करना चाहिए। सो जब भी आपको नोट मेकिंग कहा जाए तो कॉम्पोजिशन दी जाए तो कॉम्पोजिशन को हमेशा इन टेक्निक्स को माइंड में रखते हुए आपको कॉम्पोजिशन को पढ़ना है और उसके बाद नोट मेकिंग करनी है। अंडरस्टूड? यस मैम। ठीक है जी। इसी तरह से आगे भी जो चीजें हम पढ़ने वाले हैं उनमें यही है कि आपको बेसिकली पहले सब टेक्निक्स को ध्यान में रखते हुए देन यू हैव टू परफॉर्म द ऑपरेशन। मतलब जो भी आपको क्वेश्चन पूछा गया है, जो भी आपसे आपका क्वेश्चन आपका क्वेश्चन पेपर के अंदर क्वेश्चन किया गया है, उसको करने से पहले द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि आप जो है अपने माइंड में टेक्निक्स को रखें। टेक्निक्स आपके माइंड में रहेंगी तो इट्स बिन वेरी इजी फॉर यू टू परफॉर्म दैट। अगर आप टेक्निक्स बिना रखे ऐसे ही बनाते चले जाएंगे तो देन उसका कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि आपने तो नोट मेकिंग करी ही नहीं है, आपने उठा के एज इट इज उसको लिख दिया है। एंड ऐसा बहुत केसेस में होता है, इसीलिए मैं इस बात को रिपीटेटिवली बोल रही हूँ कि अपनी असाइनमेंट जब परफॉर्म करेंगे तो ऐसा नहीं करेंगे। मैम टेक्निकल स्ट्रेटजी मतलब मैम सिंपली पॉइंट्स लिखे हैं तो वो नहीं चलता। नहीं चलेगा। नहीं, ऐसा नहीं है, नंबर तो फिर भी मिलेंगे, पर लेकिन जितने लिखे हैं ना उस हिसाब से नंबर नहीं मिलेंगे। जैसा आपने लिखा है उसी हिसाब से नंबर मिलेगा। मुझे लगता है यस मैम। 20-15 मार्क्स का क्वेश्चन है, तुमने लिखा नहीं है उसको 10 मार्क्स के भी अकॉर्डिंग, तो व्हाट आई विल डू, आई विल डिडक्ट योर मार्क्स, सिंपल। ऐसा नहीं है कि उसमें कोई क्रॉस लगा देगा कोई। मैम आपके अकॉर्डिंग वो मैम फ्लो चार्ट में कैसे, मतलब कोई एग्जांपल आप दिखा सकते हैं तो। ओके, श्रेयांश कुछ बोल रहा था, बोलो श्रेयांश। यस मैम। मैम आपके अकॉर्डिंग मतलब हम कितना लिखेंगे तो वो मेरे अकॉर्डिंग नहीं लिखना है आपको, यूनिवर्सिटी के नॉर्म के अलावा और सब्जेक्ट की नॉलेज के अकॉर्डिंग लिखना है आपका। जैसे जो अब देखो नोट मेकिंग में टेक्निक्स लगती हैं, आप बोलो कि मैं तो ऐसे समरी उतार दिया उसकी और ऐसे ही उठा के उसको लिख दे, तो वो नोट मेकिंग थोड़ा कंसीडर होगा। मैम बट टेक्निकल मैम अगर स्ट्रेटजी आंसर बुक कंप्लीट हो जाती है तो सप्लीमेंट नहीं मिलती। अरे मैं एग्जाम की बात नहीं कर रही हूँ, मैं असाइनमेंट की बात कर रही हूँ। सप्लीमेंट क्यों नहीं मिलती? मिलती है। मैम मेरे को नहीं दी थी, मैम मैं एग्जाम अच्छा में नहीं तुम्हारे साथ मिलती। अत्याचार हुआ है, मैं समझ एग्जाम में गई। है क्या? नहीं मिलती है। एग्जाम में नहीं मिलती मैम सप्लीमेंट तो। मैथ के एग्जाम में मैम मेरी भर गई थी, सर से मांगी मैंने, सर ने दी ही नहीं। अच्छा, ये तो गलत किया सर ने। यस मैम, हम भर नहीं गया था देते। सर। मैम सारे जगह ऐसे ही होता है। नहीं देखो, मैं एग्जाम ड्यूटी नहीं देती हूँ, बट लेकिन ऐसा कर नहीं सकते। अगर आपको लूज शीट चाहिए लिखने के लिए तो कोई आपको मना नहीं कर सकता। अगर किया है तो मेल डाल दो, ऐसे किसी को बताना मत, मैंने बोला है। कोई है तो नहीं यहाँ पे मैम बट आरसीएम उनके वाला? टर्म्स एक एंड मिनट रुको कंडीशन में यार। ही हाँ नहीं, कोई नहीं है। हाँ ठीक है, बोलो बोलो बोलो। चलिए सर। हाँ जी बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए, क्या बोल रहे हैं? नहीं वो सर चले गए ना मैम। वो सर नहीं है, वो मैम है। मैम असाइनमेंट में जैसे अगर 10 मार्क्स का कोई क्वेश्चन है जी। तो उसमें हमने अगर 2 या 2.5 पेजेस के अकॉर्डिंग लिखा है तो फिर वो हमें कितने मार्क्स मिलेंगे अगर सही लिखा है तो? अरे या पेजेस से मतलब नहीं है। मैम वर्ड्स से मतलब रखे फिर? नहीं, कंटेंट से मतलब रखिए। कंटेंट क्या लिख रहे हैं आप? बट मैम वर्ड लिमिट भी तो रहता है ना? हाँ, वर्ड लिमिट बिल्कुल रहता है। अगर वर्ड लिमिट आपका है कि दैट वर्ड लिमिट आपको उसमें दिया है कि 500 में आपको शॉर्ट नोट लिखना है, 500 वर्ड्स में, तो 500 में नहीं लिखा पूरा पूरा, एटलीस्ट कम से कम 400 450 वर्ड्स तो होने चाहिए। मैम जब नोट मेकिंग करते हैं तब तो वर्ड्स कम यूज होते हैं। बिल्कुल जी, सही कहा आपने। उसमें शायद लिमिट्स भी नहीं है। आपको खुद को भी तो देखना चाहिए ना कि अगर 10 मार्क्स का है उसमें मैं कितना, उसमें मेरे को 500 वर्ड से काम थोड़ा चल जाएगा। अब 15 मार्क्स का है तो डेफिनेटली उस हिसाब से आपको लिखना है आंसर।
ये तो खुद का लॉजिक यूज करो ना। अब अच्छा एक क्वेश्चन आता है कई बारी, उसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ होता है कि मान लीजिए कोई एडवर्टीजमेंट दी है इंटरव्यू की, वो इंटरव्यू एडवर्टीजमेंट इसमें नहीं होता वैसे, शायद वो इंग्लिश में नहीं, इंग्लिश में नहीं, वो शायद बीजीएलए में है। हाँ, एडवर्टीजमेंट आई है कि कोई जॉब ओपनिंग है, और जॉब ओपनिंग है उसमें आपको जो है कवर लेटर लिखना है, ठीक है। कवर लेटर लिखना है, एक जगह कवर लेटर 5 मार्क्स का है, एक जगह कवर लेटर 15 मार्क्स का है, सेम ही क्वेश्चन है, कवर लेटर ही लिखना है एडवर्टीजमेंट के अगेंस्ट। तो अब एक जगह कवर लेटर 5 मार्क्स का है, एक जगह कवर लेटर 15 मार्क्स का है, कैसे आंसर करोगे इसको? वही जो 5 मार्क्स का मैम है वही लिख दोगे? नो मैम, उसको और एलैबोरेट करके लिख देंगे, कैसे और करोगे? इन्फॉर्मेशन डाल के, और कवर लेटर को इन्फॉर्मेशन। नहीं एलाबोरेट करते रहोगे, या उसमें और कंटेंट जुड़ेंगे? यस मैम, और कंटेंट जोड़ के उसमें। कौन सा कंटेंट जुड़ जाएगा, बताओ तो? लाइक मैम 5 मार्क्स वाले मैम थोड़ा छोटा लिखेंगे, क्या और छोटा लिखोगे? कवर लेटर छोटा लिखोगी ना, पैराग्राफ्स वगैरह मैम, सिर्फ कवर पैराग्राफ। लेटर ही छोटा लिखोगी ना। लेकिन जब कवर लेटर ही आपको 15 मार्क्स में लिखने के लिए आ रहा है, तो क्या डालोगे उसमें साथ में? उसको इलैबोरेट करने के लिए क्या करोगे? इंट्रोडक्शन और किसका कंक्लूजन पूरा। इंट्रोडक्शन? मैम एग्जाम्पल। किसका एग्जाम्पल? मैम क्या कवर बोल रहे लेटर हो का आप तो जो लोग? साइज होता है यार वही पीजीएलए पढ़ के आए हुए हो तुम लोग, क्यों कैसी बातें कर रहे हो? मैम अगर कवर लेटर का क्वेश्चन है तो वो कितने भी नंबर का जो उसका फॉर्मेट है और जितना उसमें लिखना है वही लिखेंगे। नहीं जी, ऐसा तो नहीं होता। किसने लाइक कह दिया? मैम ये 5 कौन सा मार्क्स वाले लॉजिक में, हुआ? मैम 5 मार्क्स वाले में मिनिमम 3 पैराग्राफ्स होते हैं, अच्छा ठीक है, फिर? और फिर जो 15 मार्क्स वाला होगा तो उसमें 5 कर सकते हैं, और अरे उसमें और यार, इन्फॉर्मेशन। तुम लोग सच में, तुम लोग अगर मेरे रेगुलर स्टूडेंट होते तो पिटाई कर देते मैं तुम लोगों की। मैम अगर रेगुलर होते तो हमें पता होता ना कि कैसा करना है कैसा नहीं करना। ये भी सही है, बात तो सही है, लॉजिक है बात में तुम्हारी प्रिंस। नहीं बेटे, लेकिन मेरी बात ये है, मेरा पॉइंट ये है कि आप लोग पीछे बीजीएलए पढ़ के आए हो, मेरा पॉइंट ये है, क्योंकि आपको बीजीएलए में पढ़ाया गया होगा ये, इसलिए मैं ऐसा बोल रही हूँ। कवर लेटर BGLA one of लिखते the हैं। Indian workplace now. लक्ष्य आप क्या बोल रहे हैं? BEGLA one of the at the workplace वो है ना? हाँ जी, हाँ जी, उसी की बात कर रही हूँ। फर्स्ट सेमेस्टर में आप पढ़ के आए ना, इसलिए मैंने बोला। चलिए, देखिए ऑब्वियस सी बात है, कवर लेटर जो होता है वो जॉब की एडवर्टीजमेंट के रिगार्डिंग होता है। मान लीजिए इस जॉब का आया कि मान लीजिए कहीं पे ना नेटवर्क इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए कवर लेटर लिखना है। अब क्या करोगे, जहां पे मुझे देख दिया यहाँ पे कवर लेटर 5 नंबर में, वहां कवर लेटर दिया है मुझे 15 मार्क्स में, तो मैं क्या करूंगी, कवर लेटर के साथ में पहले मैंने कवर लेटर लिख दिया कि हाँ जी, सो एंड सो आई एम, एंड दिस माय क्वालिफिकेशन, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू लाइक फेस टू फेस इंटरव्यू और जो भी हम लिखते हैं कवर लेटर में, वो हम सबने लिख दिया। नाउ व्हाट आई विल डू नेक्स्ट, अब मैं उसके अंदर पूरा अपना हैंड रिटन सीवी या रिज्यूमे अटैच करूंगा, तभी तो 15 मार्क्स मिलेंगे। मैम ये वो तो एक डिफरेंट क्वेश्चन में आता है, पार्ट है वो। जरूरी नहीं है, ले इसी में भी आ जाता है ऐसे, जरूरी नहीं है, वो मेंशन ही करेगा कि भाई इसके साथ सीवी और वो अटैचमेंट करो, सिंपल सी बात है ना। तुम्हें ठीक है उसने बोल दिया कि कवर लेटर लिखना है 5 नंबर में, कवर लेटर ही लिखना है तुमको 15 नंबर में, तो ये तुम्हें सेल्फ अंडरस्टूड होना चाहिए, कोई बताने नहीं आएगा बच्चे। ओके मैम सीबीटी एग्जाम भी तो अवेलेबल है। हाँ, क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो, नहीं समझ में आया, फिर से बोलिए। मैम सीबीटी एग्जाम भी तो अवेलेबल है। अच्छा, है अवेलेबल? मैम मुझे नहीं पता। मैम आ रहा है, ऑप्शन तो आ रहा है मैम, पेन पेपर का भी आ रहा है और सीबीटी का भी। चलो ये फिर ऐसा करेंगे, लास्ट क्लास के अंदर ना, लास्ट क्लास तो पेपर निकाल लेना आप लोग, तो डिस्कस कर लेंगे हम लोग। 11 को है ना लास्ट क्लास अब? यस मैम। तो पेपर्स आप निकाल लीजिएगा, पुराने पेपर्स निकाल लीजिएगा, हम उसको डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, मेरी भी एक पर्सनल आप लोगों से थी बात कि शायद मैंने तपेंद्र का है क्लास में कि नहीं है, सो गया, हाँ गया। यस मैम। यस मैम। हाँ,
तो मैंने तपेंद्र से भी कहा था कि वो एक बार मेरा चैनल का लिंक शेयर कर देगा आप लोगों को। तो प्लीज़ मेरा ये रिक्वेस्ट था सबसे कि आप लोग सब्सक्राइब कर लें चैनल को। मैंने फिर सिर्फ़ क्या कर लिया? और सिर्फ़ कर लिया मैम। कर लिया मैम। नहीं, मेरी बात पूरी करने दीजिए कि मैंने देखा ग्रुप में चेक किया मैंने कि अराउंड 300 प्लस स्टूडेंट्स हैं, बट बहुत ही कम लोगों ने जो है सब्सक्राइब किया है। एटलीस्ट आप लोगों को अगर नहीं भी समझ में आता तो एटलीस्ट वन्स गो एंड वॉच। देखने के बाद में यू डिसाइड कि वेदर यू वांट टू जॉइन इट और नॉट। क्योंकि जो भी कंटेंट जितना भी है अगर आप देखोगे तो ओनली रेलेवेंट टू एजुकेशन है और कुछ भी ऐसा नहीं है उसमें। तो प्लीज जो उन लोगों ने नहीं भी किया है तो एक बार जाके देखना। इंस्टा पे इट्स ग्रो विद जैज बहुत इजीली मिल जाएगा। बाकी दूसरे के लिए आई थिंक तपेंद्र ने लिंक शेयर किया था। ठीक है जी। यस मैम। यस मैम। ओके मैम। ओके फाइन, तो चलें आगे नेक्स्ट यूनिट की तरफ। अच्छा, अब मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी कि समरी क्या होता है? अगर जैसे हम पहले भी हम लोग करते आ रहे हैं 10 स्टैंडर्ड से ये क्वेश्चंस हम करते आ रहे हैं, राइट द समरी ऑफ दिस एंड दैट। तो समरी होता Summarize क्या? a text in a smaller form. स्मॉलर से क्या मैं समझूं? स्मॉलर को डिफाइन करिए, Short, वर्ड स्मॉलर को shorter, कैसे? उसको थोड़ा वर्डिंग वगैरह उसके अंदर जो लंबे फॉर्म में है उसका थोड़ा सिनोनिमस जो शॉर्ट में है उसको लिख सकते हैं। नहीं, बात तो आप बिल्कुल सही करिए, एक्सप्लेन तो आप बिल्कुल सही करिए, बट मैं आपसे ये चाह रही हूँ कि चलिए छोड़िए, मैं ये बताती हूँ। जब भी किसी भी टेक्स्ट की समरी करेंगे, कॉम्पोजिशन की समरी करेंगे तो उसका 25% लिखा जाता है। 25% लिखा वन जाता है। थर्ड हाँ जी, वन थर्ड 1/4 फोर्थ ओके 25%। 100 का चौथाई हिस्सा 25% हुआ ना, 1/4। ओके मैम समराइजेशन आपको कभी भी बोलता है तो कंटेंट जो हो जाता है 25% हो जाता है। जितना भी कंटेंट है उस 100% के 25% को जो लिखा जाता है वो समरी कहलाता है। क्वार्टर मैम में वन तो फोर्थ क्वार्टर अभी समरी करने के लिए बहुत जरूरी है कि हमें टेक्निक्स आती हो। कौन सी टेक्निक्स? हमारे लिए बहुत जरूरी है, पैराफ्रेजिंग करना आना चाहिए। क्योंकि समरी जो है बिना पैराफ्रेजिंग के, जैसे अभी बोल रही थी वो, कि उसका सिनोनिमस वे में हम लिख सकते हैं। तो सिनोनिमस वे करने के लिए भी पैराफ्रेजिंग आनी चाहिए। अब पैराफ्रेजिंग करने के लिए पहले मुझे माइंड मैपिंग करनी आनी चाहिए, राइट? मेरे पास जो भी कंटेंट है, ठीक है, जितना भी मेरे पास में कंटेंट है, कंटेंट को मैंने पढ़ा, पढ़ने के बाद में मैंने उसको इंग्लिश टू इंग्लिश I try to find the synonymous form of it to say in my words. क्योंकि जब तक मुझे अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा तो मैं उसे अपने वर्ड्स में लिखूं। पैराफ्रेजिंग का मतलब ही यही होता है, अपने शब्दों में कहना। लेकिन पैराफ्रेजिंग करते हुए भी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि पैराफ्रेज जब आप कर रहे होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ये ध्यान रखना कि राइटर ने जो लिखा है ना सिर्फ उसी को ही अपने शब्दों में कहना है। उसमें हम अपना थॉट, अपना इमोशन, अपना कोई भी नोशन नहीं जोड़ सकते, अपनी कोई ओपिनियन, अपने कोई जजमेंट उसमें हम नहीं लगा सकते। मैम पैराफ्रेजिंग मेरी एक करनी। रिक्वेस्ट है। जी क्या कह रहे हैं? बोल रहे कि मेरी एक रिक्वेस्ट है क्योंकि अभी मेरा ड्यूटी है ना, मैं और क्लास नहीं कर पाऊंगी, क्या आप अटेंडेंस ले लेंगे? हाँ, आप वहीं रुकिए 2 मिनट, मैं आपका अटेंडेंस ले लेती हूँ, सिर्फ आपका। थैंक यू मैम। ठीक है मैम। तो मैम पैराफ्रेजिंग और समरी में डिफरेंस है क्या कुछ? नहीं, अरे समरी करने के लिए आपको पैराफ्रेजिंग नहीं आती, आप समरी कैसे करेंगे? ओके। अपने बोर्ड में लिखना ना। आपको पैराफ्रेजिंग करना आता है तो ही तो समराइजेशन की भी टेक्निक्स होती है, नो कीपिंग, डिलीटिंग एंड पैराफ्रेजिंग। अब और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? कीपिंग डिलीटिंग भी बहुत उतनी ही इम्पोर्टेंट है, बट लेकिन जब लिखने की बारी आएगी तो पैराफ्रेज करना है, तो इसलिए पैराफ्रेजिंग नहीं आती तो मैं समरी करूंगा ही कैसे? इसलिए मैं फोकस कर रही हूँ पैराफ्रेजिंग के ऊपर।
Okay, ma'am, got it. पैराफ्रेजिंग से रेलेवेंट ना मैं आपको एक वीडियो शेयर मैं तपेंद्र को शेयर कर दूंगी, वो शेयर कर देगा, ठीक है? मैम आप डायरेक्टली ग्रुप पे भी तो कर सकते हैं। वो आप लोगों का ऑफिशियल ग्रुप है ना, तो हम ऑफिशियल है नहीं ये जो चीज मैं शेयर करूंगी, तो उस पे क्यों शेयर करूंगी ना मैम मैं? ऑफिशियल नहीं है, हम स्टूडेंट्स नहीं बनाया है। अनऑफिशियल है वो। हाँ यस मैम, मैम। Yes, बट ma'am. हम उसे ऑफिशियल की तरह मेंटेन करते हैं। अच्छा अच्छा, अच्छी बात है बहुत, वरना वो कई ऐसे ग्रुप्स होते हैं जिनमें अलग ही चै चै चल रही होती है। गुड, वेरी नाइस। मैम मैं क्या लीव ले लूं? हाँ जी, ले लीजिए, मैंने माफ कर लिया आपको। अच्छा, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। ओके जी। तो मैम आप ग्रुप में भेज दीजिएगा डायरेक्टली। अच्छा जी, थैंक यू, आपने क्लियर कर दिया। मुझे लगा ऑफिशियल ग्रुप है तो इसलिए मैंने भेजा नहीं। मुझे लगा शायद और टीचर्स भी होंगे इसमें या कुछ और भी होगा, इसलिए मैंने भेजा नहीं। मैम टीचर्स में तो आप अकेले हो अभी तक। अच्छा, ठीक है। हाँ, मुझे आप लोगों ने इंक्लूड किया, मुझे लगा शायद आप लोगों का मतलब ऑफिशियल ग्रुप होगा, इसलिए आई डिडंट सेंड ओवर देयर। इसलिए मैंने पर्सनली डीएम किया और तपेंद्र को अपने लिए भी, और वो तो इसलिए मैंने बोला मैं उसे भेज दूंगी। मुझे लगा आप लोगों ने कोई और भी ग्रुप बना रखा है पर्सनल अलग से। मैम वो भी है वैसे चैट के लिए। मैम इनको चैट हाँ ग्रुप है वही, वो, वहाँ मुझे पे वही चैट लगा डिस्कशन कि चिट करने के चैट लिए। के लिए आपने कुछ, क्योंकि ऑफिशियल ग्रुप है ना, तो अच्छा है कि आप ऑफिशियल में ऑफिशियल ही रखिए उसको। अनऑफिशियल है तो बाकी कंटेंट वहीं शेयर कर लीजिए। ऑफिशियल को मैं मत गंदा कीजिए, वहां सब चलने दीजिए जैसा आज चल रहा है। इट्स गुड, इट्स नाइस, फॉर्मल वे में चीजें होती हुई अच्छी लगती हैं। क्योंकि पैराफ्रेजिंग ऐसे समझ में नहीं आएगा बिल्कुल भी। मैं कितना भी बोलती रहूं, वो गौरव लास्ट डे कहा था ना स्क्रीन शेयर करो, वो सही बिल्कुल सही कह रहे थे, क्योंकि बिकॉज मैं कितना भी बोलती रहूं, क्योंकि थियोरटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, इट्स लाइक अ मैथमेटिक्स। जब तक वर्ड टू पॉइंट मैं करूंगा नहीं ना, मेरे को क्लियर नहीं होगा कि पैराफ्रेजिंग, क्योंकि वो एक टेक्निक है। और जिस व्यक्ति को पैराफ्रेजिंग करनी आ गई ना, उसके लिए इवन जो आपकी स्पीकिंग प्रॉब्लम्स होती हैं बहुत ज्यादा, लॉट ऑफ पीपल आर नॉट एबल टू स्पीक फ्लुएंटली इन इंग्लिश, पैराफ्रेजिंग कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम टू एन अ ग्रेटर एक्सटेंट इफ यू नो हाउ टू पैराफ्रेज। अगर आप पैराफ्रेजिंग सीख लेंगे तो बहुत हद तक आपकी वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। बट अब मैं टेक्निक पढ़ा देती हूँ आपको, ठीक है जी। जब हम समराइजिंग करने जा रहे हैं तो ऑलवेज हैविंग अ नोशन इन योर ब्रेन दैट I am supposed to do the summary of this context, so I must read the whole story with that purpose. आप जो भी पढ़ रहे हैं, आपका चाहे वो नॉवेल है, चाहे वो सीरीज है, चाहे कुछ भी आप देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, whatever, उसको आपको अगर लगता है कि एक बार में पूरा जो आपका कंटेस्ट है क्लियर नहीं हुआ, तो उसको दोबारा रिपीटेटिव पढ़ लीजिए। तब तक पढ़ लीजिए जब तक आपके माइंड में पूरी तरह से क्लियर नहीं हो जाते सारे कॉन्सेप्ट्स। अब समराइजेशन जब भी आप करने चले, बेसिकली समराइज करता क्या है ना? द समराइजिंग रेफर्स टू प्रोवाइडिंग abridged version. Already I have told you, abridged version, मैंने बोला ना 25% of the your total contest. So abridged version of a narrative it provides you. Basically it's a synopsis or precise, you can say that. So when we are going to do the summary is, आपको कुछ टिप्स ध्यान रखनी चाहिए कि क्या करना है इसके अंदर। पर उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि समरी के अंदर, चाहे आपकी समरी जो है वो ड्रामेटिक है, चाहे आप किसी भी तरह की समरी को करने जा रहे हैं, चाहे वो आपकी ड्रामेटिक हो, आर्टिस्टिक हो, विजुअल हो, फिजिकल हो, म्यूजिकल हो, किसी भी तरह के कॉन्टेक्स्ट का जब आप समराइजिंग करने जा रहे हैं, तो 3 चीजें इंपॉर्टेंट है: कीपिंग, डिलीटिंग, पैराफ्रेजिंग। कीपिंग, मैं जब भी सारी चीजें पढ़ रहा हूँ, पढ़ते वक्त मैंने कहा भी है कि कंटेंट जब आप कीपिंग पे आएंगे, तो कंटेंट जो भी आपका सेंट्रल आइडिया ऑफ द स्टोरी है, सेंट्रल कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी है, जो भी आपका सेंट्रल थीम है आपकी स्टोरी का, उसको पकड़ते हुए आपने चलना है। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, मेन आइडियाज, सेंट्रल थीम से रेलेवेंट जो भी इंफॉर्मेशन है, उसको तो हमने रखना है। वो कीपिंग के केस में आएगी। डिलीटिंग, डू नॉट इंक्लूड द सपोर्टिंग डिटेल्स इन योर समरी।
जितने भी उसमें सपोर्टिंग एक्टर है, सपोर्टिंग डिटेल्स हैं, समरी के अंदर इंक्लूड नहीं किए जाते। अब आपने उन सबको डिलीट करते जाना। दिख रहा है ना अनइम्पोर्टेंट, सबऑर्डिनेटिंग। अगर सबऑर्डिनेट में भी बहुत कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल आपको लगती है कि रखनी चाहिए, सिर्फ वही रखी जाती है। रीडिंग के ऊपर डिपेंड करेगा। ये मल्टीपल पीपल वांट्स टू ज्वाइन, मल्टीपल पीपल आर लीविंग, एंड में जो इस अटेंडेंस में मार्क करूंगी वही काउंट करूंगी। अभी थोड़ी देर पहले देयर वर 111 स्टूडेंट्स आर देयर, नाउ 105 आर देयर। ये मुझे जो बिना बताए जा रहे हैं, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल भाई। नाउ आपने जितना भी टेक्स्ट रखा है, या ना कीपिंग के केस में आया, उस सारे को उठा के आपने पैराफ्रेज करना है। पैराफ्रेज को करने का मतलब ये होता है कि जो भी सामने वाले ने अपने शब्दों में बोला है उसको आपने अपने शब्दों में लिखना है, पर वही चीज को आपने अपने शब्दों में लिखना है जो कि ऑथर बोल रहा है। ऑथर के आर्गुमेंट्स, डिटेल्स, है ना, उसकी जगह पे आप अपनी पर्सनल ओपिनियंस, अपनी जजमेंट्स, अपनी कोई भी थॉट, अपनी फीलिंग, इमोशन आप उसमें डाल नहीं सकते हैं। जो मेरे राइटर ने लिखा हुआ है ना, बस वही चीज को मैं जो हूँ एज इट इज उसको मैं अपने शब्दों में कहूंगा, उसमें अपनी कोई थॉट प्रोसेस नहीं जोड़ूंगा। तो ये तरीका होता है किसी भी टेक्स्ट को समराइज करने का। मैम जैसे And- कई क्वेश्चन जी बोलिए बोलिए बोलिए। मैम जैसे कई क्वेश्चन होते हैं उनमें लिखा होता है कि एक्सप्लेन इन ब्रीफ, यानी बड़ा जो आंसर है उसको अपने शब्दों में थोड़ा सा छोटा करके लिखें। जी हाँ बोलो फिर, क्वेश्चन क्या आपका? मैम मतलब ये थोड़ा समरी से रिलेटेड है ना कि किसी बड़ी चीज को समराइज करके लिखना। हाँ हाँ, ब्रीफ में बताना है तो उसको शॉर्टन अप करना है, वो समरी ही है। ओके मैम ओके। अच्छा, अगर मैं आप लोगों से ही पूछ लूं कि आप लोगों ने लास्ट में कौन सा तो भी मूवी देखा, कोई वेब सीरीज देखा या कुछ देखा, आप लोगों ने देखा? आप किसी ने कुछ देखा? द बॉयज मैम। अच्छा, ये कितने घंटे का? हाँ हाँ, तपेंद्र क्या कह रहे थे? मैम धुरंधर 2। अच्छा, ये जो आप देखे हैं, कितने कितने घंटे आपने ये देखा इसको? क्या आर ड्यूरेशन क्या रहा? 6 आवर आई थिंक। 6 आवर्स? मैम 4 आवर्स। इतना टाइम 4 स्क्रीन hours. टाइम है? मैम 3 आवर्स। 4 आवर्स, 3 आवर्स। 3 आवर धुरंधर 2 और 2 आवर धुरंधर 1। कितना समय बर्बाद करते हैं आप लोग। अच्छा गुलशन, ये द बॉय क्या है, जरा इसकी समरी बताना। और अब बाकी सब मैं लोग टाइम वॉच करेंगे और सब सुनेंगे क्या बता रहा है। मैम मतलब मूवी है वो, मतलब एक अरे वेब सीरीज जैसा है बताओ, मतलब। समरी बताओ, समरी। मैम जैसे ये मतलब हीरो सब होते हैं ना, जैसे जितने भी हीरो होते हैं तो उनके डार्क साइड बताए गए हैं उसके अंदर मूवी में। कि जैसे मतलब हमको दिखाया जाता है ना मूवी सब में कि जैसे कोई मरता नहीं है इसमें, जब भी कोई हीरो लैंड करता है कुछ भी होता है। तो द बॉयज में दिखाया गया कि जब भी कोई हीरो मतलब जब भी कोई आता है हीरो सा, तो कोई ना कोई जरूर मरता है इस सब चीज़ों में। और उस चीज़ को हाइड कैसे किया जाता है और मीडिया वीडिया इसको कैसे छुपाती है, उसके बारे में दिखाया गया है। तो वही इतना भी है। समरी नहीं करना है जितना तुमने कर दिया है। तो मैम आपने तो कहा था समरी करने के लिए, मैम अच्छे 25 से समझा नहीं परसेंट पाया यू मैं। मस्ट टेल ना, आपने तो ओवरव्यू दिया है, ये समरी थोड़ा की है। तो मैम क्या करना था इसको? समरी मैम में कैसा है कि हाँ जी बोलो। मैम इस मूवी में अगर इसकी समरी देंगे तो स्टार्टिंग से एंडिंग तक स्टार्टिंग जी में मूवी की बिल्कुल। स्टार्टिंग में मूवी हाँ। की धुरंधर के बैक स्टोरी दिखाई गई है कि उसके पेरेंट्स के साथ साथ क्या हुआ, उसकी फैमिली में क्या क्या हुआ, उसके बाद आगे चल के उसने वो उस रॉ में कैसे मतलब उसने स्पाई कैसे बना, ये सब बताया गया है इसके आगे। और तो ये खत्म हो गया फिर? नो मैम यही मैं और भी आप लोग चीजें को इसमें कि बोल वो रही हूँ, कैसे आप कैसे लोग मेरी बात समझिए, मैं क्या कह रही हूँ, मेरी बात समझो। समरी का मतलब होता है स्टार्टिंग से लेके एंड कंक्लूजन तक पूरी बात बताते हो आप।
पूरा बताते हो, ऐसे हवा में बातें नहीं करते हो। गुलशन ने तो बिल्कुल ही ओवरव्यू दे दिया, ऐसा-ऐसा बताया। आपने भी मैम बीच में उसको उसके मैम पीछे बहुत बड़ा है बैकग्राउंड वो। बता के छोड़ दिया। मैम बहुत बड़ा है वो। हमें हाँ, बहुत तो आप बड़ा ही चाहिए। बताएँगे। अभी मैं कितना भी बड़ा हो, आप उसको स्टार्टिंग से लेके मिडल तक लाएँगे, मिडल से लेके एंड तक उसका कंक्लूजन पूरा बताएँगे। लेकिन 25% में बताएँगे, ये है समरी। दिस इज़ हाउ वी डू समरी। तो मैम द वॉइस की समरी नहीं हो सकती मैम, क्योंकि बहुत बड़ी समरी है उसकी। क्या आई बात थिंक मैं करते तो हो? नहीं कर पाऊँगा मैम। क्योंकि मैम देखो कुछ-कुछ खराब-खराब सीन भी है, कुछ अच्छे-अच्छे सीन भी है, तो वो भी आई थिंक ऐसा समझा नहीं पाया अभी मैंने प्रोडक्शन। क्या सिखाया? कीपिंग, डिलीटिंग, पैराफ्रेजिंग क्यों सिखाया मैंने? हाँ, हाँ मैम समझ गया मैं। मैम बता हुँ। मैम मैं बोलूँ? मेरा जो मेन मोटिव है ना, वो ये है कि हम ये सिर्फ़ किताबों में किताबी ज्ञान को पढ़ नहीं रहे हैं, इसे इस्तेमाल भी करना है ज़िंदगी में। इसी से पता चलता है कि आप अपना ब्रेन कितना यूज़ कर रहे हो। मतलब आपको पता होने के बावजूद भी अगर यू आर नॉट गोइंग थ्रू द रूल्स, तो फिर उसका क्या ही फ़ायदा हुआ कि अगर मैं रूल्स पता होने के बाद में भी बाय द रूल नहीं जाता। मैम कुछ-कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनका बताया जा नहीं सकता, तो तो भाई तो डिलीट मैम कर दो मुझसे तो उन्हें, डिटेल दी तो है पावर, क्या हो गया इसे? हाँ, समरी करने जब जाएँगे तो 3 चीज़ों को ध्यान में रखेंगे, कीपिंग, डिलीटिंग, पैराफ्रेजिंग। पैराफ्रेजिंग के लिए वीडियो दे दूँगी, उसे प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा। और कीपिंग, डिलीटिंग के कॉन्सेप्ट के अंदर देखिए सब कुछ तुम्हारे अपने हाथ में है। मुझे कहाँ पे कौन-सी चीज़ बतानी है, वो किस तरह से बतानी है, ये आपके अपने ऊपर है। कीपिंग, आपने जो बेसिकली आप जिस चीज़ को शुरू करके अंत तक लेके जा सकते हैं, उस चीज़ को रख लीजिए, ठीक है? बाकी जो भी उसकी अननेसेसरी सबऑर्डिनेटिंग डिटेल्स हैं, जो अननेसेसरी है, ज़रूरी नहीं है बताने के लिए, हाँ, अम्यूज़िंग है या फिर सेक्सुअल कंटेंट है या कोई सेक्सुअल अब्यूज़ कंटेंट है, बताने की ज़रूरत नहीं है, उसको डिलीट कर दीजिए। एंड देन आपको लगता है अननेसेसरी कंटेंट है, सबऑर्डिनेटिंग कंटेंट है, इम्पोर्टेंट कंटेंट नहीं है, उसको डिलीट कर दीजिए। अब जो बच गया आपने कीपिंग करी हुई है जिसकी, आप उसको उठा के पैराफ्रेज कर दीजिए। तो मैम जो कट गया वही असली सीन था ना मतलब। मैं तो भाई कुछ कह ही नहीं रही हूँ, ना मैंने देखा है, ना मुझे पता है, ना मैंने देखना है। मैं तो एक्सरसाइज करा रही थी। ओके मैम। बढ़िया सीरीज़ है पर मैम। देखो, देखो 6 घंटे बर्बाद करो। मैम 6 घंटे का नहीं है, वो उससे ज़्यादा का है। चलिए, अब मुझे ये बताइए कि अभी जितना किया सब क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। यस मैम। कुछ कुछ पढ़ भी लिया करो, मतलब कुछ खोल के दोबारा पढ़ भी लिया करो। अभी 101 स्टूडेंट्स हैं अभी क्लास के अंदर। तो वाइंड अप करें आज के लिए? यस मैम। यस मैम ओके। तो मैं रुकिए, मैं अटेंडेंस मार्क कर लूँ और फिर हम वाइंड अप करते हैं। यस मैम। यस मैम। ओके मैम। ओके, बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं अगले वीक। और प्लीज जितना पढ़ा है पीछे एक बार प्लीज गो थ्रू हो जाइएगा, और उसके अलावा क्वेश्चन पेपर जरूर ले आइएगा ताकि लास्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन पेपर्स को भी डिस्कस कर सके। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, ग्रुप है, अगर आपके फिर भी कोई क्वेरी है, डाउट है, कुछ भी है तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम। ओके, बाय बाय एवरीवन। थैंक यू मैम। थैंक यू। बाय। हाँ, हो गई बेटा, बाय अटेंडेंस हो मैम, गई। हैव अ गुड डे। यू टू, बाय बाय। थैंक यू मैम। And can I leave? थैंक यू। हाँ जी, लीव लीव।